गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। ओके, सो क्वेश्चंस बहुत सारों ने तो अटेम्प्ट करे हैं, मुझे अच्छा लगा। अभी तक मेरे पास सॉल्यूशंस आ रहे हैं, बट फिर से मैं वही देख रहा हूँ, वही बच्चे अटेम्प्ट कर रहे हैं जो हर बार से करते आ रहे हैं। कोई भी नया बच्चा उसमें ज्वाइन नहीं हो रहा है। ठीक है, चलो खैर कोई नहीं, अच्छा लगा। बहुत सारों ने क्वेश्चन अटेम्प्ट करा, कुछ से बने भी, कुछ से नहीं बने, कुछ से एक भी नहीं बना, बट स्टिल दे हैव अटेम्प्टेड द क्वेश्चंस, जो मुझे अच्छा लगा। ओके, तो अब एक एक बार जरा देख लेते हैं वो सभी क्वेश्चंस को। कितने थे टोटल क्वेश्चंस? बहुत सारे दिए मैंने इस बार तो, शायद क्योंकि कल का गैप था इसीलिए। 8-9 ठीक है, 8-9 क्वेश्चन। आज का लेक्चर हमारा उसी में ही निकल जाएगा ऑलमोस्ट, पर बहुत सारी चीजें तुम सीखोगे उन क्वेश्चन से। ओके, तो शुरू करते हैं उनका डिस्कशन क्वेश्चंस का। क्वेश्चन निकाल लेना तो मुझे। ग्रुप में भेजे थे ना मैंने? यस सर। यस सर। एक मिनट। ओके, तो जस्ट अ मिनट। ठीक है, तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन था हमारा 10⁻⁹ प्लस 2 इंटू 11⁻⁴ इंटू 10⁸ प्लस 3 इंटू 11 स्क्वायर इंटू 10⁷ अप टू डॉट 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 10 इंटू 11⁹ ठीक है, ये भी मुझे कुछ बच्चों ने सॉल्यूशन करके दिया, करेक्ट करा। ठीक है, ये कुछ साल पहले हमारे जेई मेन में आया हुआ क्वेश्चन है, 2-3 साल पुराना ही क्वेश्चन है। ठीक है, 10⁹ प्लस 2 इंटू 11⁻⁴ इंटू 10⁸ प्लस 3 इंटू एंड सो ऑन ब्ला ब्ला ब्ला, ऐसा चल रहा है। हमने लास्ट क्लास में कौन सा टॉपिक पढ़ा था, कोई बताएगा? एजीपी। ठीक है, तो बेसिकली ये क्वेश्चन भी हमारा एक एजीपी पे ही बेस्ड क्वेश्चन है। बहुत आसान क्वेश्चन है, बट स्टिल थोड़ा सा ऐसा लग सकता है कि कुछ उलझ रहा है क्वेश्चन कैलकुलेशन में। तो जरा देख लेते हैं। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी, अगर हम वो देखें, सबसे पहले तो वही डिकोड करना पड़ेगा वरना क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा। तो तुम देख सकते हो सेकंड टर्म से 11 स्टार्ट हुआ और 11⁻⁴, 11⁻² एंड सो ऑन अप टू 11⁻⁹ तक गया, तो नो टर्म्स तो यही हो गई। और अगर मैं पहला भी इंक्लूड कर लूं उसमें तो ऑब्वियसली 10 टर्म्स हो जाएगी हमारी। ठीक है, या इधर हम बात करें, यहाँ पे 2 चल रहा है, यहाँ 3 चल रहा है, तो स्टार्टिंग में 1 है तो ये आखिरी में 10 है। तो सर ये जो 10 की पावर डिक्रीज हो रही थी वो कहाँ गई? तो तुम देख सकते हो 10⁹ से 9th टर्म तक तो 10 दिखेगा, उसके बाद वो 10 गायब हो जाएगा। 10th टर्म में डिक्रीज होते जा रहा है ना एक एक 10, इस कारण वो आखिरी में तुम्हें एक 10 नहीं दिख रहा है। और ये जो 10 दिख रहा है वो 1 2 3 4 वाला है जो नंबर्स चल रहे हैं। ठीक है, तो क्या ये एक एजीपी है? तो डेफिनेटली ये एक एजीपी है। कैसे? ये टर्म, ये टर्म, ये टर्म, ये वाली टर्म, तुम देखो जरा ध्यान से, सेकंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म अपॉन सेकंड टर्म, ये कांस्टेंट है, मतलब ये एक जीपी है। सिमिलरली यहां का ये 2, ये 3 और ये 10, 1 2 3 4 5 6, ये तो डायरेक्ट ही दिख रहा है एपी में है। ठीक है, डायरेक्ट एपी है, ऐसा भी नहीं कि कॉमन डिफरेंस कोई 2 3 का हो, 1 का ही रखा है सबसे आसान। तो ठीक है, तो अब कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? वही बिल्कुल सेम टेक्निक, कुछ भी मैं फेरबदल नहीं करूंगा, जो पिछली क्लास में जहां पे छोड़ा था वहीं से ही हम आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, पूरे सीरीज को क्या करते हैं अपन? कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई। व्हाट विल बी द कॉमन रेशियो? व्हाट विल बी द कॉमन रेशियो? अगर तुम देखोगे 11 सेकंड टर्म 11 into 10⁸ अपॉन में 10⁹ 10 खत्म हो जाएंगे, एक बच जाएगा, 11/10 इज द कॉमन रेशियो। तुम इसको अपॉन में इसको भी करके देखोगे तो वही आएगा 11/10। मैं पूरी सीरीज को 11/10 से मल्टीप्लाई करूंगा। यहां तक किसी को कोई डाउट? नो सर। चलो, और फिर क्या करते हैं, एक पोजीशन आगे शिफ्ट करके। तो फर्स्ट में अगर 10⁹ में मैं 11/10 करूंगा तो एक 11 आ जाएगा, अपॉन में 10, 10⁹ अपॉन में 10, एक 10 कम हो जाएगा।
ओके, तो ये हमारा बन जाएगा 11 सर इंटू 10⁸8। हाँ बोलो। सर आप एक बार वापस रिपीट कर सकते हैं, मैं डिस्कनेक्ट हो गई थी। बेटा ये एक एजीपी है, पहला पॉइंट तो ये है। क्यों? क्योंकि इसमें जो तुम्हें दिख रहा है ये ग्रीन वाला पार्ट जो मैंने करा हुआ है, ये पार्ट हमारा जीपी में चल रहा है, और एक 1 2 3 4 ये चल रहा है हमारा एपी में, तो ये हमारा एजीपी हो गया पहला पॉइंट। दूसरा, कितनी नंबर ऑफ टर्म्स है? 11⁻1 सेकंड टर्म से जाके 11⁻9 तक गया एंड तक, तो 9 टर्म्स तो यही हो गई, और अगर मैं स्टार्टिंग का भी गिनूं, ये भी तो एक टर्म है, तो टोटल मिला के 10 टर्म्स हो गई, तो इसलिए मैंने S10 बोला उसको। ठीक है, पहला पॉइंट तो ये था। उसके बाद जीपी का कॉमन रेशियो क्या आ रहा है? जो पार्ट जीपी में चल रहा है 11 इंटू 10⁸8 अपॉन में 10⁹9, या इसको अपॉन में इसको करो, डिवाइड करो दिस टर्म अपॉन में दिस टर्म, तो भी तुम्हें दिखेगा 11/10 आ रहा है। तो हम एजीपी में क्या करते हैं? पूरी सीरीज को कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई करते हैं और एक पोजीशन आगे शिफ्ट करते हैं। जब 10⁹9 में 11/10 आएगा तो एक 10 कम होकर वो 10⁸8 हो जाएगा और एक 11 इंट्रोड्यूस हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ? यस और नो? ऐसे ही हम सेकंड टर्म में भी करेंगे, एक 10 कम हो जाएगा, एक 11 और इंट्रोड्यूस हो जाएगा, 11 स्क्वायर, और एक 2 तो ऑलरेडी है इसमें, सेकंड टर्म में कर रहे हैं अपन, और ये 10⁻7 हो जाएगा क्योंकि 10⁸8 में एक 10 कम हो जाएगा, प्लस ये मैं मिटा रहा हूं। ठीक है, 11/10 था कॉमन रेशियो, यहां लिख देता हूं। सर फर्स्ट टर्म का एक बार फिर से बताना। बेटा 10⁻9 इंटू 11/10, ये तो तुम ओरली कर सकते हो। अच्छा हाँ, ठीक है। ये तो तुम करो खुद, ये कैलकुलेशन थोड़ा ना बताऊंगा मैं 5th 6th क्लास की। दिमाग लगाओ अपना, एग्जाम में तुम्हें ही करना है क्रैक, एग्जाम में मैं थोड़ी ना हेल्प करूंगा। तो अभी से सीखो, ये चीजें काम आएगी एग्जाम के वक्त। ओके चलो, तो ये अपना गया। अब इसके नीचे एक टर्म रहेगी, ऑब्वियसली इसके पहले वाली टर्म में जब 11/10 मल्टीप्लाई होगा वो आएगी, ये भी हमने पिछली क्लास में देखा था। और ये आखिरी टर्म में जब मैं 11/10 करूंगा, ठीक है, तो एक ये 10 गायब हो जाएगा, 11/10, और एक 11 और इंट्रोड्यूस हो जाएगा, तो 11⁻10 हो जाएगा। अब फिर हम क्या करते हैं इसके बाद? पार्टीशन, इधर भी पार्टीशन, बिल्कुल सेम ही प्रोसीजर कर रहा हूं, नया कुछ नहीं कर रहा हूं, बस नंबर्स कैलकुलेशन बदल गई है। इसके नीचे कुछ नहीं है तो 0, इसके ऊपर कुछ नहीं है तो अपन 0 लिख लेते हैं। ठीक है, और अब हम करेंगे क्या? जिसने भी पिछली क्लास रिवाइज करी है उसको सब अच्छे से क्लियर होता जाएगा। सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो S10 तो कॉमन निकल गया, 1 - 11/10 कितना होता है? -1/10, तो ये हमारा हो जाएगा -S10/10 इज इक्वल टू 10⁻9 - 0, 10⁻9, प्लस जब इसको सब्ट्रैक्ट करूंगा तो 2 - 1 बाकी तो कॉमन ही निकल जाएगा, 11 इंटू 10⁸8, उसके बाद 11 स्क्वायर इंटू 10⁻7 अप टू ऐसा जाएगा, और आखिरी की टर्म हो जाएगी 0 माइनस, मतलब -11⁻10। अब फिर से वही चीज जो पिछली बार मैंने बहुत डिटेल में समझाया था कि इस पॉइंट से इस पॉइंट तक तो हमारी नंबर ऑफ टर्म्स 10 ही होगी, बस एक धक्का ही दिया था। तो अगर मैं पहले पार्टीशन पे स्टॉप कर रहा हूं तो इसके पहले कितनी टर्म्स होगी टोटल? 9 टर्म्स। ये मैंने पहले भी देखा था। तो हमें इसके पहले वाली टर्म में 11/10 मल्टीप्लाई करके नहीं लिखना है, क्योंकि जीपी में आखिरी टर्म से कोई मतलब ही नहीं होता है सम निकालने में, बस नंबर ऑफ टर्म्स कितनी उतनी रिक्वायरमेंट होती है, इसलिए मैंने तुम्हें डायरेक्ट बताया था। वरना तुम चाहो तो इसके पहले वाली टर्म लिखो, उसमें 11/10 मल्टीप्लाई करो और वो इसके नीचे लिख के यहाँ लिख लो, योर कॉल। ठीक है, ये भी मैंने तुम्हें पिछली क्लास में बताया था। अब जरा ध्यान से देखो, ये तो सब ठीक है, ये 10⁻9 प्लस ये दिया हुआ है, क्या मैं पहली टर्म को ऐड कर सकता हूं? ये हमारी जीपी है, दिस इज डेफिनेटली अ जीपी अप टू 9 टर्म्स। क्या फर्स्ट को ऐड कर लूं इस टर्म को भी? अगर कॉमन रेशियो पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है तो वी कैन ऐड। तो अभी कॉमन रेशियो कितना? 11/10 है। अगर मैं इस टर्म और इस टर्म को भी लूंगा तो भी कितना आ रहा है? 11/10 ही आ रहा है। मतलब क्या हम इस टर्म को भी ऐड कर ले जीपी में, ताकि 9 टर्म्स के बजाय आप कितनी टर्म्स हो जाएगी? 10 टर्म्स। सर क्यों? अगर हम 9 टर्म्स को ही करें तो कर सकते हो, बट फिर तुम्हें इसको ऐड भी करना पड़ेगा बाद में, फिर इसको सब्ट्रैक्ट भी करना है, आखिरी वाली टर्म को कैलकुलेशन ज्यादा होगी, बेटर उसको भी जीपी में साथ में ही ले लो। अगर कॉमन रेशियो पे फर्क नहीं पड़ेगा, तब पड़ गया तो हम नहीं लेंगे, बाकी बची टर्म्स को ही करेंगे और फिर सॉल्व करेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। माइनस ऑफ S10 अपॉन में 10, ये जीपी का फॉर्मूला, और अब 10 टर्म्स हो जाएगी, पार्टीशन के बाहर एक टर्म को और मैं ऐड ऑन कर रहा हूं इसी जीपी में, तो नंबर ऑफ टर्म्स अगर 10 हो गई है तो A
ये हो गया r रेस टू n या 1 माइनस r। अब देखो 11/10 है तो कॉमन रेशियो ग्रेटर देन 1 है तो मैं r रेस टू n माइनस 1 कर रहा हूँ, ठीक है। तुम 1 माइनस r रेस टू n भी कर सकते हो, ठीक है। r रेस टू n कितना हो गया, r कॉमन रेशियो 11/10, वो तो वही रहेगा। नंबर ऑफ टर्म्स अब 10 हो गई है, -1 अपॉन में r -1, ये हो गया। बस एक -11 रेस टू 10 और करना पड़ेगा, ओके। अब जरा हम इसको अब सिंप्लीफाई करें। मैं फिर बोल रहा हूं, अगर किसी को कुछ भी जैसे पिछले क्वेश्चन में रहता है भूल जाते हैं तो मैं तुम्हें रिकॉर्डिंग भी भेज रहा हूं, कृपया करके उसको वापस से देख लो अगर किसी को कोई डाउट हो तो, ठीक है। क्योंकि जब ये कमांड हो जाएगी हर क्लास के वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस पे तो तुम कोई नया क्वेश्चन एग्जाम में कर सकोगे। ये सब बेसिक वैरायटी है, तुम ये मत सोचना ये बहुत हाई लेवल है। दिस आर ऑल द बेसिक वैरायटीज। 10-10 बार लिख लिख के करो, अगर एक बार में नहीं हो रहा है तो, पर कमांड कर लो तो ही अल्टीमेटली तुम्हारा परफॉर्मेंस इंप्रूव होगा, याद रखना। क्योंकि अगर तुम्हें यही चीजें क्लियर नहीं हो पा रही है तो फिर तो बहुत मुश्किल हो जाएगा मैथ्स तुम्हारे लिए, ठीक है। तो इसको बार बार लिख लिख के करो, वापस से देखो वीडियो, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 11 रेस टू 10, एलसीएम लोगे ना अपन 10 रेस टू 10 करेंगे तो यहाँ -10 रेस टू 10 हो जाएगा, अपॉन में 10 रेस टू 10, नीचे 11 - 10 एलसीएम लो, एलसीएम ले रहा हूं मैं। 11 - 10 कितना हो जाएगा 1 अपॉन में 10, ठीक है। क्या अब मैं इसको डायरेक्ट लिख लूं, ये 10 एक कम होके 9 बन जाएगा और ये 10 रेज़ टू 9 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो सब गायब हो गए। यस और नो, समझ आता है? एलसीएम लेना आता है सबको? तो मेरे ख्याल से ये समझ में Yes, sir. Yes, sir. इसके बाद -s10 अपॉन में 10 इज इक्वल टू, ये तो सब गया, 11 रेज़ टू 10 माइनस 10 रेज़ टू 10 माइनस 11 रेज़ टू 10, ये टर्म भी गई, ये माइनस भी गया, तो s10 बाई 10 इज इक्वल टू 10 रेज़ टू 10, तो s10 हो गया 10 रेज़ टू 11। और जब ये जेई मेन में आया था क्वेश्चन, ऑफलाइन पेपर में आया था, तब ऑफलाइन भी होते थे, तो उन्होंने ऐसा क्वेश्चन पूछा था, इस इक्वल टू k इंटू 10 रेज़ टू 9 करके, और फिर k की वैल्यू पूछी थी। तो उसके अकॉर्डिंग बेटा बताओ k क्या होगा? 10 raised to 2. 10 रेज़ टू 2, 10 raised to 2. मतलब 100, ये हो गया, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन था। खैर अभी तो मैंने जो तुम्हें दिया था उससे 10 रेज़ टू 11 मेरा आंसर हो गया। बहुत इजी था, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड, बस यहाँ कैलकुलेशन थी, वो भी बहुत टफ नहीं थी। तुम देख सकते हो कितना छोटा सा कैलकुलेशन थी इसमें, और ये जेई में क्वेश्चन आया हुआ, एक्चुअल जेई में। इसमें कुछ बच्चों ने किया, करेक्ट करा, मुझे बहुत खुशी हुई, और जिससे नहीं बना या गलत आंसर आया तो वो तुम देख सकते हो कि क्या गलती करी है उन्होंने, ठीक है। अटेम्प्ट करना बड़ी बात होती है, क्योंकि अब अटेम्प्ट करने के बाद जब तुम सॉल्यूशन देखते हो ना, तो तुम्हें सॉल्यूशन ज्यादा समय तक याद रहता है और बहुत अच्छे से समझ में आता है। क्या तुम्हें ऐसा लगता है, यस और नो, कि एक बार जब तुम एक बार ट्राई करते हो, भले ही नहीं बने, पर जब मैं बताता हूं तो देखना वो चीजें दिमाग में और अच्छे से उतरती है। मेरा कॉन्सेप्ट, मेरा पॉइंट सिर्फ यही होता है चैलेंजिंग क्वेश्चंस देने का, कि उस कॉन्सेप्ट पे फॉर्म हो जाओ तुम, ताकि फिर भूलो नहीं। क्योंकि एक बार तुमने तो ट्राई करके देख लिया, तुमने अपना पूरा दिमाग लगा लिया, अब तुम क्या नहीं सोच पाए वो तुम्हें सॉल्यूशंस में शायद समझ में आ जाएगा, ताकि अब तुम अगली बार उस कॉन्सेप्ट को सोच सको। क्या हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ सकते हैं अब? Yes, sir. चलो, ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, जरा कोई बताएगा? व्हाट वाज द नेक्स्ट क्वेश्चन? मैं ही देख लेता हूं, ये वाला दिया था। हाँ, if x, y, z आर इन, तुम देख सकते हो ये मेंस एक्सपेक्टेड है, उसमें लिखा भी था क्वेश्चन पे, आर इन एपी, ax, by, cz आर इन जीपी, एंड if 1/a, 1/b, 1/c are in AP, then x by z plus z by x is equal to a by c plus c by a. ठीक है, ये भी कुछ से क्वेश्चन हुआ, दोनों तुमसे भी, तुमने जो करा वो बिल्कुल करेक्ट करा, मैं भी कुछ वैसा ही तुम्हें बताने वाला हूं। और भी कुछ बच्चों से भी बना था ये क्वेश्चन, ठीक है। बस इसमें गड़बड़ क्या हो रही थी, बच्चे क्यों उलझ पा रहे थे और क्यों नहीं कर पा रहे थे, उसका रीजन ये था कि सर बहुत सारे वेरिएबल्स हैं, यस और नो, एक्स, वाई, जेड, ए, बी, सी,
6 वेरिएबल्स, दिमाग घूम जाता है। तभी तो ये क्वेश्चन जेई मेंस एक्सपेक्टेड बोला है मैंने। तो क्या करें अब इसमें? तो जो दिया है पहले तो उसको लिख लो। अगर एक्स वाई जेड एपी में होते हैं तो 2y इज इक्वल टू एक्स प्लस जेड होता है, या y इज इक्वल टू एक्स प्लस जेड बाई 2 होता है। ये हमें प्रूव करना है। तुम प्रूव डेट में देख सकते हो कि यहां पे y की टर्म और b की टर्म नहीं है। यस और नो? यस और नो? Yes, sir. तो अगर y और b की टर्म नहीं है तो हमें y और b को एलिमिनेट करना है। देखो, तो इसलिए मैंने y निकाल लिया। दूसरी टर्म है ये वाली। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं by का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ax इंटू सी जेड? यस और नो? अगर abc gp में होते हैं तो b स्क्वायर इक्वल टू ac, b स्क्वायर इक्वल टू ac, या b बाय a इज इक्वल टू c बाय b, कॉमन रेशियो सेम होता है, वही b स्क्वायर इक्वल टू ac आ जाता है। तो उसी तरीके से हमने बीच का स्क्वायर इज इक्वल टू ax इंटू सी जेड लिख दिया। ये हो गया, ठीक है। अब तुम देख सकते हो इस वाले फॉर्मूले में मुझे b भी एलिमिनेट करना है, y भी एलिमिनेट करना है। तीसरा 1 बाय a, 1 बाय b, 1 बाय c आर इन AP। ये तीनों AP में गिवन है, तो अगर तीनों AP में तो फिर से वही 2b इज इक्वल टू a प्लस सी, वही बीच वाली टर्म का डबल इज इक्वल टू एक्सट्रीम का सम। और चाहते तो इसको क्या लिख सकते थे, a, b, c आर इन HP। ये HP, तो HP लिखते तो वही AP में कन्वर्ट करके मैं यही कुछ लिखता। तो ये मेरे पास 3 एक्सप्रेशंस तो आ गए। अब इन 3 की मदद से मुझे ये प्रूव करना है। तो अब कैसे करेंगे? आसान है। देखो, इसमें से भी b निकल रहा है, इसको भी एलसीएम ले लो और रेसिप्रोकल करो, वही आ जाएगा 2ac अपॉन में a प्लस c। ये तो हमने देखा भी था, HP में हम बोलते भी हार्मोनिक मीन, ठीक है। b इक्वल टू 2ac अपॉन a प्लस, ये आ जाएगा, क्रॉस कर लिया, ठीक है। तो क्या मैं इस y और इस b की वैल्यू को इस टर्म में रख सकता हूं? यस और नो? Yes, sir. प्रूव डेट में देखे थोड़ा और आसान कर दिया, वरना 4 ऑप्शन देता तो तुम्हें चारों देखना पड़ता। यहाँ तो प्रूव डेट में सब चीजें तुम्हें समझ में आ रही कि हम करना क्या है। 2ac अपॉन में a प्लस सी, पर स्क्वायर भी है, ऐसे ही y में भी x प्लस जेड बाई 2 पर उस पे भी स्क्वायर है, ये लिख लिया। ac को एक साथ कर लो, xz को एक साथ कर लो, वैसे तो ये सभी चारों ही मल्टीप्लीकेशन में है, ac xz, ये चारों वेरिएबल्स मल्टीप्लीकेशन में, ठीक है। तो अब अगर मैं होल स्क्वायर को एक्सपांड करता हूं तो कितना हो जाएगा? 4a स्क्वायर c स्क्वायर अपॉन में a प्लस सी होल स्क्वायर इनटू x प्लस जेड का होल स्क्वायर अपॉन में 4 इज इक्वल टू ac xz। ये आ गया। यहां तक कोई डाउट? यहां तक कोई डाउट? यस और नो? ठीक है। अब तुम देख सकते हो यहाँ पे xz की टर्म और ac की टर्म दोनों अलग अलग है। तो बताओ नेक्स्ट स्टेप क्या होनी चाहिए? ये 4 भी कैंसिल आउट हो गया। AC वाली टर्म्स को अलग करो और xz वाली टर्म्स को अलग कर लो। तो x प्लस जेड का होल स्क्वायर अपॉन में xz इधर ले आया और दूसरी तरफ मैंने ये एक एक और कैंसिल हो गया, देखो ये भी कैंसिल हो जाएगा एक एक, और a प्लस सी को उधर ले जाओ, a प्लस सी का होल स्क्वायर अपॉन में ac नीचे आ जाएगा। एनी डाउट? यस और नो? अब अगर No, मैं sir. अलग अलग कर लूं, अब एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xz अपॉन में xz इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ac अपॉन में ac। तो जब मैं xz से डिवाइड करूंगा, अलग अलग करूंगा, तो कितना हो जाएगा? x बाय जेड प्लस जेड बाय एक्स सेपरेट। अब ये मत बोलना सर सेपरेट कैसे करते हैं, कई बार बता चुका है, a प्लस बी प्लस सी अपॉन में डी, तो a बाई डी, b बाई डी, c बाई डी, और कैंसिल आउट भी हो रहा है, प्लस 2, और इधर आ जाएगा a बाई सी, एक c कैंसिल हो जाएगा, c बाय a प्लस 2, सेपरेट कर लिया, ये 2 भी गया। तो क्या जो हमें चाहिए था, क्या वो टर्म मुझे मिल गई? बिल्कुल मिल गई। x by Yes, z sir. plus z by x is equal to a by c plus c by a। फिनिश हो गया, कुछ नहीं था, जैसा बोला गया वैसा करता गया। प्रूव डेट में अपने आप ही हिंट छिपी थी कि तुम्हें किन वेरिएबल्स को एलिमिनेट करना है, और तो फिर तो स्टेप्स बनते चले गई। कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम हमने कुछ नहीं करा इसमें। फिर भी कोई डाउट? यू कैन आस्क, एल्स वी विल प्रोसीड टू नेक्स्ट चैलेंजिंग क्वेश्चन। सर हाँ बोलो। सर वो जो
ग्रीन बॉक्स वाला है उसका आगे से बताना है। बेटा a प्लस बी होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। वेरी गुड, तो वही लिखा है ग्रीन बॉक्स के नीचे, दिखा? अच्छा हाँ ठीक। दूसरी तरफ a प्लस सी होल स्क्वायर को, ओके? सर वो थोड़ा सा ब्लरी सा आ रहा था उससे। चलो कोई नहीं, आगे बढ़ सकते हैं, यस और नो देख लो एक बार, सेपरेट करें, आंसर आ गया, ठीक है? इसके बाद हम आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड भी कुछ बच्चों ने सही करा, अच्छा लगा मुझे, बहुत बढ़िया लगा जो जिसने सोचा। 5 + 7 + 13 + 31 + ... अप टू n टर्म्स। दोनों तुम्हारा सही था ये, ठीक है? जो तुमने सोचा परफेक्टली सोचा। Yes, sir. करे स्टार्ट। ठीक है, 5, 7, 13, 31 एंड सो ऑन अप टू n टर्म्स। मुझे बताओ ये जो टर्म्स लिखी है, क्या इसमें, क्या ये टर्म्स एपी में है? क्या ये जीपी है? क्या ये एचपी है? नहीं, कुछ भी नहीं है ये। बट अगर तुम इन दोनों का डिफरेंस करो तो 2 मिलता है, इन दोनों का डिफरेंस करूं तो 6 मिलता है, इन दोनों का डिफरेंस करूं तो बोलो 18. 18। ऐसे ही आगे जाऊंगा तो कुछ टर्म्स मिलती जाएगी। तो ये जो 2, 6, 18 है, ये किस में है? GP. शायद मैंने, क्या तुम्हें पिछली क्लास में ऐसा कुछ कहा था कि जब डिफरेंस एपी में होता है या जीपी में होता है तो हम वो मेथड नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे, जनरलाइज मेथड, ठीक है? तो वो यही वाला क्वेश्चन था जो मैंने तुम्हें थिंक के लिए दिया था। हालांकि सर फिर तो आपने ये तो चीटिंग करी सर, ये तो आपने पढ़ा ही नहीं था। नहीं बेटा, मैंने तुम्हें मेथड फिर भी बताई थी। एजीपी जैसा हमने किया था ना, उसी कॉन्सेप्ट से देखो मैं क्या करता हूं, ध्यान से समझना। हमें पैटर्न तो समझ में आ गया कि यहाँ पे डिफरेंस जीपी है, तो हमें कैसे भी करके डिफरेंस को लाना है। अगर डिफरेंस एपी होता तो कैसे भी करके वो डिफरेंस को हमें लाना होता, ठीक है? तो अब कैसे करेंगे जरा मैं तुम्हें बताता हूं, ध्यान से समझना। इस पूरी टर्म को मैंने लिखा Sn। क्यों भाई Sn तक क्यों लिखा? क्योंकि ये टर्म्स अप टू n टर्म्स तक जा रही है, ओके? इसके बाद ये तो Sn हो गया, ठीक है? पहले मैंने तुम्हें क्या बताया था एजीपी में, जरा बताओ एजीपी में क्या बताया था? एजीपी में रेशियो से मल्टीप्लाई करना। हाँ, कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई करना है दोनों तरफ। वेरी गुड, बिल्कुल सही, यही हमने बोला था। बट अब यहाँ पे तो कोई कॉमन रेशियो है ही नहीं फिलहाल, तो एजीपी जैसा तो कुछ मत करो, उसी कॉन्सेप्ट से बस एक पोजीशन आगे शिफ्ट करो, हमें सिर्फ सबट्रैक्ट करना है। अब ये मैं नीचे वाला मिटा देता हूं। ओ 5, 7, 13, ठीक है? पूरी सीरीज को एक पोजीशन आगे शिफ्ट करके लिखो सिर्फ। ये n टर्म्स मतलब tn, हमें जनरल टर्म भी नहीं पता है यहाँ पे, तो वो मिल जाती तो अपन वैसे ही कर लेते हैं। tn होता है, वो Sn होता है समेशन ऑफ tn, वो तो हमने पढ़ा है। पर हम वो जनरल टर्म निकालने ही तो खोजने निकले, जो डायरेक्ट सोचना टफ है। एक पोजीशन आगे खिसकाओ और लिख दो पूरी सीरीज को। याद रखना है तरीका, जब कभी भी डिफरेंस एपी हो जीपी हो, तुम्हें बस शिफ्ट करके पूरी सीरीज को लिख देना है। भूलोगे तो नहीं, कुछ मल्टीप्लाई नहीं करना है इसमें, बोलो, ठीक है? तो इसके नीचे एक टर्म आएगी, बट जो आखिरी टर्म रहेगी वो तो इधर आ जाएगी tn शिफ्ट होके। ये मेरा पार्टीशन, ये मेरा पार्टीशन। बस कॉमन रेशियो से जो मल्टीप्लाई करते थे वो नहीं करना है, क्योंकि यहाँ कुछ है नहीं, बाकी सब कुछ सेम है, सब कुछ सेम है। ये लिख लिया। एनी डाउट? ये तुम्हारे स्कूल एग्जाम्स में भी आ सकता है। एनी डाउट? नो सर। चलो अब हम क्या करेंगे? क्या बोल रहे हो? किसी ने कुछ कहा ऐसा मुझे लगा। चलो सबट्रैक्ट करते हैं। तो Sn माइनस Sn कितना हो जाएगा? 0। सर यहाँ पे तो आपने कुछ लिखा नहीं, तो फिर से वही चीज, इस टर्म से इस टर्म तक हमारी n टर्म्स है, तो उसके पहले जस्ट कितनी टर्म्स होने वाली है? n-1 टर्म्स। सबट्रैक्ट भी करोगे तो n-1 टर्म्स हो, ठीक है? लास्ट टर्म लिखने की कोई नीड नहीं है, ठीक है? वरना तो लिखो
tn माइनस वन, फिर सब्ट्रैक्ट कुछ मिलेगा ही नहीं, तो मैं पता ही नहीं हमें तो tn, इसलिए ऐसा लिख दिया n माइनस वन टर्म से। ठीक है, अब बताओ 5 माइनस 0 सब्ट्रैक्ट करते जाओ, 5 माइनस 0 5, पार्टीशन इज कंटिन्यूड। 7 माइनस 5 बोलो 2, 6 18 सॉरी कितना हो गया 18 प्लस ये n माइनस वन टर्म्स तक जाएगा और इधर 0 माइनस tn हो जाएगा। सर Sn तो 0 ही हो गया। अरे बेटा हम Sn वैसे भी नहीं निकालने गए, अभी तो अपन पहले tn निकालने जा रहे हैं। क्या tn निकाल सकते हो आप? tn को कहां ले जाओगे? उस तरफ, तो tn उधर चले गया। ये 5 प्लस, क्या मैं 5 को, चलो ये लिख लेता हूं मैं, +2 +6 प्लस, तो सर इंक्लूड करेंगे। हाँ मैं 5 को अब नहीं ले सकता, क्यों? 5 को लेने से क्या हमारी नेट सीरीज जीपी में रहेगी फिर, जो No. पहले दिख रही थी जीपी? नहीं, नो बिल्कुल, क्योंकि कॉमन रेशियो, जीपी में कॉमन रेशियो, एपी होता तो कॉमन डिफरेंस देखते फिर। ठीक है, कॉमन रेशियो बदल रहा है, 2/5 हो रहा है, पर यहाँ पे तो 3 चल रहा है, तो हम 5 को बिल्कुल भी इंक्लूड नहीं करेंगे, अलग से आखिरी में ऐड कर देंगे। ओके, तो 5 को मैंने वैसे ही रखा, प्लस, चलो शुरू करते हैं। ये हमारी टर्म्स अप टू कितनी n माइनस वन टर्म्स है, और अगर ये n माइनस वन टर्म्स है तो जीपी में याद रखना n रिप्लेस होगा n माइनस वन से। जीपी का फॉर्मूला लगा रहे हैं सम का, a मेरा 2 हो गया, r कॉमन रेशियो कितना है? कॉमन रेशियो r इक्वल टू 3 दिख भी रहा है, 6/2 करो 18/6 करो, r 3 रेस टू n मतलब n माइनस वन, -1 अपॉन में r माइनस वन, ये हो गया। n यहाँ पे हमारा n माइनस वन था इसलिए वो n माइनस वन आया। ओके, ये मेरा जीपी का फॉर्मूला हो गया। अब उसके बाद tn इज इक्वल टू 5, ये 3 माइनस 1 कितना होता है? 2 ही तो होता है, कैंसल आउट हो गया, 3 रेस टू n माइनस वन माइनस वन, तो tn आ गया मेरे पास 4 प्लस 3 रेस टू n माइनस वन। दिस इज द जनरल टर्म जो तुम डायरेक्ट नहीं नहीं सोच सकते थे, पर क्रॉस चेक करें हमेशा ना, जब भी ऐसा कुछ आना तो टर्म निकाल के एक बार क्रॉस चेक करो। अब क्या मुझे वही टर्म्स मिल रही है जो सीरीज में दी हुई थी, 5 7 13 31? चेक करो, मिल रही है? रखो n को रखो जरा 1, तो 1 रखते हो तो देख लो 5 आ रहा है। n को रखो 2, 4 प्लस 3 7, वेरी गुड, बिल्कुल सही आ रहा है। 3 रख के देखो 3, 4 प्लस 3 स्क्वायर 9, 4 प्लस 9 13, बिल्कुल आ रहा है। मतलब ये हमारा जनरल टर्म करेक्ट है कि इनकरेक्ट है? बोलो, करेक्ट है। करेक्ट सर। अब इसके बाद व्हाट विल बी द नेक्स्ट स्टेप? व्हाट विल बी द नेक्स्ट स्टेप? सम निकालना है हमें, और सम के लिए हमने एक चीज पढ़ी है। सर कौन सी चीज पढ़ी है? तो जरा मैंने एक फॉर्मूला पिछली बार बताया भी था, कौन सा वाला सर? ये वाला। Sn होता है समेशन ऑफ Tn, यस और नो? टर्म्स का सम करोगे Yes, तभी sir. तो सम मिलेगा, दो टर्म्स का सम T1 प्लस T2 होता है। उसी तरीके से तो हमें टर्म्स का सम ही करना है यहाँ पे तो, ठीक है। अब इसके बाद जब मैं सम करूंगा तो कैसे लिखूंगा? 4 प्लस 3 रेस टू n माइनस वन का समेशन, कितनी टर्म्स है? 1 से लेके n तक। अगर 10 टर्म होती तो 1 से लेके 10 तक सम करता। क्या मैंने कोई ऐसा पॉइंट पिछली क्लास में लिखाया था दैट समेशन कैन बी सेपरेटेड इन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन? बिल्कुल लिखवाया था मुझे याद। तो ये हमने अलग अलग कर लिया, इसके साथ अलग करा, इसके साथ अलग करा। मैं फिर बोलूंगा, जो नोट्स, जो पुरानी चीजों को रिवाइज कर रहा है उसको सब कुछ लिंक दिखेगी चीजें, वरना तो वो क्वेश्चन मार्क ही लगा के आगे बढ़ता रहेगा कि ये कैसे हुआ। अब 4 तो कांस्टेंट है, 4 को तो बाहर भी निकाल सकता हूं, नहीं भी निकालू तो 4 को n बार ऐड करना ना, 1 से लेके n, नॉट 0 से लेके n। 1 से लेके n करूंगा तो कितनी होगी टर्म्स? n होगी, तो कितना हो जाएगा? 4n। अरे 2 बार 4 को ऐड करते तो 4 इंटू 2, 3 बार करोगे तो 4 इंटू 3 भी तो बोल सकता हूँ, 4 4 4, 4 इंटू 3 12, तो n बार करूंगा तो 4n। इधर ये क्या बन रहा है, तो इसको जरा हम फिर से एक्सपांड करके देखते हैं। 1 रखो तो 1 ही आएगा, पावर 0 हो जाएगी ना। 2 रखो 3 आएगा, 3 रखो 3 स्क्वायर आएगा, 4 रखो 3 क्यूब आएगा, अप टू n टर्म्स तक जाता चला जाएगा। एनी डाउट? एनी डाउट? नो सर। चलो इसके बाद
क्या ये जीपी बन गई? 1 सेकेंड। यस सर। और जीपी Yes, का sir. फॉर्मूला होता है a मतलब 1, r कॉमन रेशियो 3 रेस टू n माइनस 1 अपॉन में r माइनस 1 और इधर 4n है। इसके बाद 4n प्लस 3 रेस टू n माइनस 1 अपॉन में 2, 3 माइनस 1 2 होता है। ये मेरा आंसर हो गया। और अगर तुम्हें क्रॉस चेक करना है तो n को अगर मैं सम के फॉर्मूले में अगर n को 1 रखता हूं तो क्या मिलेगा? फर्स्ट टर्म। अगर n को 2 रखता हूं तो क्या मिलेगा? पहली दो टर्म्स का सम। तो क्रॉस चेक करें, एक बार n को 1 रखो तो 4 प्लस 3 माइनस 1 2/2 5 आ रहा है फर्स्ट s1। तो क्या 5 ही आना चाहिए था? बिल्कुल 5 ही तो आना चलेगा। 5 7 13 वही तो है। Yes, चलो sir. अब n को 2 रखो एक बार तो मुझे t1 प्लस t2 मिलेगा। हम सम में रख रहे हैं ना फॉर्मूले में। तो एक बार n को 2 रख के देखो तो 4 इंटू 2 8। ये तुम क्रॉस चेक कर सकते हो बोर्ड्स में भी, ठीक है। 3 स्क्वायर 9 माइनस 1 8 8/2 4 8 और 4 कितना होता है? 12। क्या पहली दो टर्म्स का सम 12 बन रहा है? Yes, sir. बिल्कुल बन रहा है। 5 और 7 मिला के 12 ही होता है। मतलब हमने सब कुछ करेक्ट करा। तो जब कभी भी इस टाइप से आए जहां तुम्हें जनरल टर्म समझ में नहीं आ रही है बट डिफरेंस इज इन जीपी और इन एपी, तो स्टैंडर्ड अप्रोच है शिफ्ट करके सब्ट्रैक्ट करके, क्योंकि डिफरेंस को अब तुम सॉल्व कर सकते हो जीपी हो या एपी हो। फर्स्ट टर्म को कंट्रीब्यूट नहीं कर पाया क्योंकि जीपी का कॉमन रेशियो बदल रहा था। होता तो वो ऐड करके एन टर्म्स कर देता, तो कोई बात नहीं। सब्ट्रैक्ट करा तो हमारे पास n-1 टर्म्स ही रहेगी पार्टीशन में, और एक आखिरी में 0 और tn को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो -tn। उधर ऐसे वो तो 0 होना ही था, हमने सेम ही सीरीज लिखी थी। tn उधर चले गया तो tn मुझे मिल गया सम के फॉर्मूले से, तो टर्म निकल गई। जो डायरेक्ट तुम देखो 5 7 13 31 के जनरल टर्म, ये सोचना टफ था। 4 + 3 n - 1 कोई सोच सकता है वैसे तो, पर अगर नहीं सोच सके तो हमने ये मेथड अब सीख ली, जैसे अपन ने पिछली बार पढ़ा था। याद है कि नहीं? ये वाला 1 + 3 + 6 + 10 याद है? और ये सीरीज बोली थी याद करने को, याद है कि नहीं? अरे कुछ याद है कि 1 3 6 10 ऐसा कुछ पढ़ा था? नहीं पढ़ा था, नहीं याद आ रहा है तो बेटा रिवाइज करो चीजों को। किसी को भी याद नहीं आ रहा कि ऐसा कुछ पढ़ा है? 1 3 6 10 बाप रे, बहुत बुरे हाल हो रहे हैं मतलब तुम्हारे तो। यस सर वो। हाँ तो बेटा बोलो फिर कि पढ़ा है। मैं तो ये समझूंगा कि तुम कुछ नहीं पढ़ रहे हो घर के बाद, पढ़ा के सब भूल जा रहे हो, टाइम पास कर रहे हो यहाँ पे बैठ के, मुझे तो यही लगेगा फिर। ठीक है, ये सीरीज हमने देखी थी जिसका तरीका मैंने बताया था। 2 को हमने 1 + 2 लिखा था, 6 को 1 + 2 + 3 लिखा था। ठीक है, तो इस टाइप से हमने फिर जनरल टर्म बना ली थी n × n + 1/2। पर वो ये तो सोचना टफ था, तो मैंने तब भी तुम्हें बोला था हम इसका जनरल तरीका पढ़ेंगे। अब ये तुम आफ्टर दिस क्लास तुम अटेम्प्ट करना, इसी पैटर्न से करोगे एक बार ट्राई, सभी शिफ्ट करके जनरल टर्म निकालने की कोशिश करोगे जैसा अपन ने अभी देखा। क्योंकि डिफरेंस यहाँ पे भी कितना आ रहा है? 2 4 2 कितना हो गया? 2 3 4 डिफरेंस किसमें? एपी में है। और तुम वो कर ही सकते हो जैसे अभी जीपी में अपन ने देखा। फिर टीएन लिखने के बाद फिर से तुम्हें समेशन का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। फिर अगर अलग अलग करना है तो अलग अलग कर लेना, और फिर अलग अलग उनकी वैल्यूज निकाल लेना। क्या आगे बढ़ सकते हैं? कर लोगे ये वाला ट्राई तुम ही? ये वाला यस सर। Yes, sir. Yes, sir. नहीं आता है इस मेथड से तो मुझे याद दिला देना, अगली क्लास में मैं ये भी बता दूंगा कि इस तरीके से कैसे होगा ये। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ओके चलो, तो इसके बाद कोई क्वेश्चन दिया था? नेक्स्ट Yes, sir. चौथा क्वेश्चन आता है। अब फोर्थ क्वेश्चन क्या था? शायद सम ऑफ ऑल द पॉजिटिव इंटीजर्स, ऐसा सर कुछ था। थोड़ा सा स्क्रॉल अप कर सकते हैं? वो आपका वीडियो कट हो रहा था तो दिख नहीं पा रहा। एक 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 ठीक है, ओके सर। चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है हमारा फोर्थ क्वेश्चन, और फोर्थ क्वेश्चन है सम ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स
for which 1 cube plus 2 cube plus 3 cube up to 2n का whole cube whole upon 1 square plus 2 square plus 3 square up to n square. हमें इसके सम की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। अब कैसे करेंगे, क्वेश्चन अच्छा है ये, ठीक है। इसका सॉल्यूशन शायद मुझे किसी ने नहीं भेजा जहां तक मुझे याद है, करेक्ट। एक बार देख लेते, फिर भी अगर किसी ने भेजा होगा तो देख लेंगे, ठीक है। इसको हमें सॉल्व करना है। क्या हम न्यूमरेटर को सॉल्व कर सकते हैं? मैं तो कर सकता हूं। टर्म्स कितनी टोटल? 2n टर्म्स है, तो क्या कोई ऐसा कोई फॉर्मूला पड़ा है समेशन ऑफ r क्यूब वाला, n इंटू n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे n के बजाय 2n है क्योंकि 2n टर्म्स तक जा रहा है, तो 2n इंटू n को 2n से रिप्लेस कर दो इस फॉर्मूले में, 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। फॉर विच दिस इज एन इंटीजर, ये बोला है यहाँ पे। हमें वो सभी पॉसिबल वैल्यूज ऑफ n की वैल्यूज निकालें जिससे ये रेशियो हमेशा एक इंटीजर आएगा, ठीक है। ये मेरा न्यूमरेटर हो गया। अपॉन में डिनोमिनेटर डायरेक्ट फॉर्मूला याद है कि नहीं, समेशन ऑफ r स्क्वायर 1 स्क्वायर से n स्क्वायर तक जा रहा है, n इंटू 2n प्लस 1, नहीं ये नहीं है, क्या है, n इंटू n plus 1 into 2n plus 1 upon 6। जिसने रिवाइज कर रहा है कोई बच्चा तो उसको पता होगा ये फॉर्मूला कैसे आया है, ये हमने पढ़ चुका है। ये एक इंटीजर वैल्यू होनी चाहिए ये रेशियो, ओके। तो जरा इसकी वैल्यू निकालोगे और सिंप्लीफाई करोगे, कितना हो गया ये 4n, ये 2 तो कैंसिल आउट ही कर दो, तो 4n is to 4 plus n square plus 4n प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन में 6 ऊपर चले गया, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1। अरे वाह, और भी चीजें कैंसिल आउट हो रही है। ये एक बार गया, ये भी एक बार चले गया, तो क्या क्या बच गया, 6n इंटू 2n प्लस 1 अपॉन में n प्लस 1। अगर ये डिनोमिनेटर में कोई टर्म ही नहीं आती तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं फिर तो हमेशा ही इंटीजर होता, अगर ये n प्लस 1 नहीं होता तो? n हमारा पॉजिटिव इंटीजर है, यस और नो? yes sir बिल्कुल हम बोल सकते थे, बिल्कुल। अगर ये डिनोमिनेटर में n प्लस 1 नहीं होता तो, क्योंकि फिर तो n पॉजिटिव इंटीजर ही है, तो 6n इंटू 2n प्लस 1 तो हमेशा ही इंटीजर होगा। बहुत इजी बोल रहे हो सर आप तो, पर अब तो है n प्लस 1, तो कैसे करें? ये रेशियो एक इंटीजर होना चाहिए, ऐसा कहा गया है, दिस रेशियो शुड बी एन इंटीजर। तो अब इसके इंटीजर होने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? तो शायद मैंने कुछ समय पहले क्वाड्रेटिक चैप्टर में कोई ऐसी चीज बताई थी, कन्वर्ट द न्यूमरेटर इन द फॉर्म ऑफ डिनोमिनेटर। क्या ऐसी कोई चीज पढ़ाई है तुम्हें? Whenever degree of numerator is greater than or equal to the denominator, we will divide it या convert the numerator in the form of denominator। ऐसा मैंने बोला था कि नहीं? I am again repeating, क्योंकि ये चीज हमने पढ़ी थी। तुम यहां भी देख सकते हो न्यूमरेटर की डिग्री ज्यादा है। क्यों सर? तुम देख सकते हो ये बन रहा है 12n स्क्वायर प्लस 6n अपॉन में n प्लस 1, ठीक है। तो हमें इसको डिवाइड करना है, या तो लॉन्ग डिवीजन मेथड और या तो डायरेक्टली लॉजिकली न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर के फॉर्म में लाओ, दोनों तरीके तुम्हारे पास। तो क्या करें, बोलो किससे करें? लॉन्ग डिवीजन। क्या? लॉन्ग डिवीजन बोल रहा हूं, ठीक है। 12n स्क्वायर प्लस 6n को बेटा तुम ही करोगे, मैं नहीं करूंगा। डिवाइड करो, क्वोशंट और रिमाइंडर बताओ। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। सर ये तो नहीं आता सर, मैंने 8-9 क्लास में ध्यान से नहीं पढ़ा था। ऐसा मत जवाब देना, मैंने तुम्हें पढ़ाया है, मैंने तुम्हें लॉन्ग डिवीजन भी बताया था, कॉम्प्लेक्स नंबर में भी। करो डिवाइड, क्वोशंट और रिमाइंडर बताओ। और या तो लॉजिकली भी तोड़ सकते थे उसको। क्या सर? हाँ बोलो सर, रिमाइंडर -6n और क्वेश्चन सर 12n। 6n -6n, बाप रे बाप। सर 6n रिमाइंडर है और 12n -6 क्वेश्चन। अरे राम, तुम्हें तो ये भी नहीं आता है अभी। ये और डिवाइड नहीं होगा,
सर रिमाइंडर 0 है। नहीं, तुम क्या करते हो बेटा, तुम मतलब तुम्हें डिवाइड करना भी बताऊं क्या मैं? ये आगे और जा रहा है -6 टाइम्स, -6 10 -6 साइन चेंज होती है फिर प्लस और प्लस, ये आया 6। ठीक है, ये भी तुम्हें बताया था अगर क्वाड्रेटिक से डिवाइड करते तो लीनियर या कांस्टेंट या 0 होता है रिमाइंडर, अगर लीनियर से डिवाइड करेंगे तो कांस्टेंट या 0 होगा रिमाइंडर। बेटा ऐसा मत करो, सबूत दिया करो कि तुम्हें 8th-9th क्लास आती है। ठीक है, और ये सब पढ़ाया भी है मैंने, डिवाइड भी बताया था 11th क्लास में भी, रिवाइज करो। बहुत बुरे हाल लग रहे हैं मुझे तुम्हारे। ठीक है, ये हो जाएगा ऊपर। अब देखो क्वोशंट और रिमाइंडर आ गया, तो मैंने लिखना भी तुम्हें बताया था। क्वोशंट हो गया हमारा 12n - 6 प्लस क्वोशंट प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर कितना है 6 अपॉन में n + 1 लिख दो। ठीक है, ये मेरी टर्म आ गई, डायरेक्ट अलग अलग हो गया ये। एनी डाउट? एनी डाउट? नो सर। इसको क्रॉस चेक भी कर लेना आफ्टर दिस क्लास, तुम्हें यही मिलेगा। क्वोशंट प्लस रिमाइंडर अपॉन जिससे डिवाइड करा, ये भी मैंने तुम्हें सब पढ़ाया हुआ है। अगर जिसने पुरानी क्लासेस पढ़ी या अटेंटिवली रिवाइज किया है उसको ये हर चीज समझ में आ रही होगी। मैंने यहाँ तक कि तुम्हें वीडियोस भी भेजे हुए हैं कि वापस से देख लो, याद करो। ये अलजेब्रा है 7th 8th 9th क्लास का जो मैंने अभी फिर से यूज किया। ठीक है, अब वो स्टेटमेंट नहीं लिखाऊंगा। वी विल डिवाइड इट, कन्वर्ट द न्यूमरेटर इन द फॉर्म ऑफ डिनोमिनेटर व्हेनेवर डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू द डिनोमिनेटर। ये सब मैंने क्वाड्रेटिक में पढ़ा दिया है। अब इसके बाद अब क्या करें, तो मेरे ख्याल से अब इसको इंटीजर लाना बहुत आसान है और तुम बहुत इजीली n की पॉजिटिव इंटीजर वैल्यूज पे तुम बता सकते हो। कोई बताएगा? n हमारा नेचुरल नंबर है ना, क्या है n, क्या है हमारा? एक सेकेंड, हाँ, सम ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स n। बताओ n की कौन कौन सी पॉजिटिव वैल्यूज, इंटीजर वैल्यूज से ये ओवरऑल वैल्यू इंटीजर मिलेगी? 1 2 5 2 और बोलो 5 और बोलो, और कुछ होगी? बस इतनी है, इतनी होगी, बिल्कुल सही। अगर n नेगेटिव भी होता तो शायद और हो जाती, पर हमें वो तो लेना नहीं है, पॉजिटिव इंटीजर ही बोला है। और ये ऑब्वियसली एक सीरीज है और n हमारा ऑब्वियसली पॉजिटिव इंटीजर ही होगा। नंबर ऑफ टर्म्स है n, तो हमारी नेगेटिव थोड़ा होती, 0 भी नहीं होती। तो 1 2 5। क्वेश्चन में क्या बोला था तुम्हें? सम ऑफ ऑल द पॉजिटिव इंटीजर वैल्यूज ऑफ n। तो 1 + 2 + 5 कितना हो गया? 8 हो गया। और ऐसे क्वेश्चन आएंगे तुम्हारे मेंस में। दिस वाज नॉट टफ, मैं फिर बोलता हूं, ये एक बहुत इजी क्वेश्चन है मेंस के पर्सपेक्टिव में भी, क्योंकि हमने ये सब चीजें पढ़ी है। हमने ये फॉर्मूला पढ़ा है, आई डोंट नो तुम कहां अटके हो सब बच्चे। ये फॉर्मूला हमने पढ़ा है जनरल टर्म्स का, ये तो एनसीईआरटी में दिए हुए है, ये तो स्टार्टिंग में क्वेश्चंस दिए हुए इस टाइप के। तो ये हो गया। बस इसमें कहानी में ट्विस्ट यही हुआ कि ये एक इंटीजर है, तो n की क्या वैल्यूज होगी? इक्वल टू वैल्यू नहीं पूछी थी, तो हमने पहले वैल्यू निकाली, फिर हमने देखा कि डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन द डिनोमिनेटर, तो हम डिवाइड करेंगे। तो बेटा डिवाइड कैसे करते हैं? या तो 8-9 क्लास की किताब से पढ़ो, या तब भी समझ में नहीं आया तो अलग से पूछ लेना, मैं डिवाइड करना तुम्हें बता दूंगा। तो तुम देख सकते हो रिमाइंडर 6 आया, क्वोशंट ये आया, तो क्वोशंट प्लस रिमाइंडर अपॉन में n + 1, जो डिवाइड था वो तो रह गई रहेगा। हो गया ही। और तुम क्रॉस चेक करके भी देख सकते हो, लिखना आना चाहिए। फिर तो तुमने ही बोल दिया कि 1 to 5 के अलावा कुछ होगा नहीं। ठीक है, क्यों लिखा है ऐसा? क्योंकि तुम देख सकते हो यहाँ पे अगर तुम्हें जजमेंट देना होता 12n² + 6n अपॉन n + 1 के बाद तुम जज कर सकते थे क्या कि n की वैल्यूज पे? फिर तो तुम तुक्का ही मारते हैं। यस और नो? तुक्का मार मार के देखते कि किस पे इंटीजर आ रहा है। यस और नो? यस और नो? यस सर। बट इस फॉर्म में जैसे ही लिखा तो तुमने फटाक से बोल दिया सर 1 to 5, बस इसके बाद तो कुछ होगा ही नहीं, क्योंकि वो फ्रैक्शनल हो जाएगा फिर, तो ओवरऑल वैल्यू भी फ्रैक्शनल होगी। कोई डाउट किसी को? एल्स वी विल प्रोसीड टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। जल्दी बोलो, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस दिए मैंने तुम्हें। आगे बढ़े? यस सर। चल, यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 तुम्हारे सामने पेश है, और वो क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 5 क्या था? इन द, ये IIT JEE का बहुत पुराना लिखा भी है,
2009 का, जब मैंने आईआईटी दी थी तब ये क्वेश्चन आया था। ये क्वेश्चन मैं नहीं बोल सकता। इन द सम ऑफ फर्स्ट n terms of an AP, in the sum of first n terms of an AP is Cn square, then the sum of squares of these n terms. चलो, ये किसी से हुआ? In the sum of first n terms of an AP is Cn square, then the sum of squares of these n terms. हमें उन्हीं टर्म्स के स्क्वायर्स का सम निकालना है। कैसे करोगे? देखो अब इधर, ठीक है, सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स। एपी दे दिया है कि ये एक सीरीज एपी में है, ठीक है, तो सम का फॉर्मूला दिया हुआ है हमें Cn स्क्वायर, Sn हमारा Cn स्क्वायर है, ओके। इसके बाद Sn हो गया Cn स्क्वायर, देन द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ दीज n टर्म्स। बताओ क्या Sn का मतलब यही है यहाँ पे समेशन ऑफ Tn या T1 प्लस T2 जो भी एपी की टर्म्स है up to Tn is equal to Cn square? Yes or no? Yes sir. ये हो गया। हमसे क्या पूछा है? T1 square plus T2 square plus T3 square. क्या Sir, डायरेक्ट इनका स्क्वायर कर सकते हैं क्या? n plus 1 2n plus 1 upon नहीं 6. बेटा, ऐसा किसने कहा? वो बेटा 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर होता है और ये टर्म का स्क्वायर बेटा, वो टर्म्स है। 2 4 6 8 होगी टर्म्स, तो 3 फिर 10 फिर 17 टर्म्स, इसका भी वही होगा n इंटू n प्लस 1। बेटा वो 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अप टू n स्क्वायर का फॉर्मूला होता है। क्या कर रहे हो तुम? तो कोई भी स्क्वायर में आए वही लगा दोगे क्या फॉर्मूला? देखो तो सही क्वेश्चन क्या है भाई। चलो क्या करेंगे बताओ? क्या डायरेक्ट स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा क्या? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है, क्योंकि वो 2ab 2bc बहुत सारी टर्म एक्स्ट्रा भी आएगी। तो सर क्या करें? सर टर्म्स का स्क्वायर कैसे कर सकते हैं? तो देखो मेरे पास एक तरीका है। तुम्हें सम दिया हुआ है ना, मुझे बताओ क्या तुम टर्म निकाल सकते हो? टर्म Tn निकाल सकते हो Sn की मदद से? हमने ये भी चीज पढ़ी थी। Sn माइनस S ऑफ n माइनस 1 होता है Tn। क्या ऐसा कुछ पढ़ा है? Yes sir. ठीक है, तो अगर हम टर्म निकाल ले और फिर टर्म का स्क्वायर कर दें, यस और नो? तुम्हें सम दिया था, सम से तो मैं डायरेक्ट टर्म का स्क्वायर नहीं कर सकता, पर सम से पहले मैं टर्म निकालूंगा। हमने ये चीज पढ़ी है कैसे निकालते हैं, और फिर टर्म का मैं इजिली स्क्वायर कर सकता हूं। टर्म का ही तो स्क्वायर करना है, सम का स्क्वायर थोड़ी ना बोला है Sn का स्क्वायर। तो क्या करेंगे बताओ? कितना हो जाएगा? Cn स्क्वायर माइनस C ऑफ n माइनस 1 का स्क्वायर। ये हो गया, n को n माइनस 1 से रिप्लेस कर दिया, तो C तो कॉमन निकल गया, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a प्लस b a माइनस b, ये हो गया। तो Tn किसके बराबर आ गया? 2n माइनस 1। यस और नो? Yes or Yes no? sir.
ठीक है, ये मेरा Tn आ गया। अब मुझे बताओ Tn आने के बाद T1 रखूंगा तो मुझे 1 टर्म मिल जाएगी, T2 रखूंगा तो मुझे सेकंड टर्म मिल जाएगी। क्या हमें इसी का स्क्वायर तो नहीं पूछा है, इसका सम? ध्यान से Yes, sir. ध्यान से देखो, 1 रखो तो T1 स्क्वायर, 2 रखो तो T2 स्क्वायर। अब तो बहुत इजी है, टर्म का स्क्वायर तो मैं बहुत इजीली कर सकता हूं, c स्क्वायर इंटू 2n माइनस 1 का होल स्क्वायर। बोलो यस और नो, यस और नो। Yes, sir. ठीक है, इजी था, पर ये IIT JEE का क्वेश्चन है, क्योंकि ये भी सोचना, बेसिक चीजें सोचना भी टफ हो जाती है कई बार। ठीक है, तो अब इसमें से मैं c स्क्वायर को तो कॉमन निकाल सकता हूं, सभी में कांस्टेंट वो तो आएगा ही सही। ठीक है, तो मेरे पास बच रहा है 2n माइनस 1 का होल स्क्वायर। क्या 2n माइनस 1 का होल स्क्वायर को तुम एक्सपांड कर सकते हो? क्योंकि अभी तो मैं कोई फॉर्मूला लगा नहीं सकता हूं। तो अगर हम एक्सपांड करते हैं तो कितना हो जाएगा, n इक्वल्स टू, सबसे पहले रखो 1, कितना आएगा 1 पे 1 स्क्वायर, 2 रखो 2 3 स्क्वायर, फिर क्या रखोगे 3 5 स्क्वायर। अब 2 कहां तक रखना है, 2n माइनस 1 का होल स्क्वायर। यस और नो, क्या यहां तक क्लियर है सबको? क्या यहां तक क्लियर है सबको? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, अब सम कैसे निकालें? तो सम निकालने का एक तरीका है, शायद तुम खुद भी सोच सकते हो। जरा मुझे बताओ, ये सीरीज को तो फिर सॉल्व करने का मैं बताऊंगा तुम्हें, तरीके बहुत सारे होते हैं, मैं डायरेक्ट भी इससे भी सॉल्व करके बताऊंगा। देयर आर 2 मेथड्स। ठीक है, मेथड 1 पे है हम अभी। तो मुझे बताओ, अगर इस सीरीज में 2 स्क्वायर 4 स्क्वायर 6 स्क्वायर अप टू 2n स्क्वायर होता, 2n का होल स्क्वायर, तो क्या डायरेक्ट कोई फॉर्मूला लगा सकते थे? अगर इस सीरीज में 2 स्क्वायर भी होता, 4 स्क्वायर भी होता, 6 स्क्वायर भी होता, तो क्या कोई फॉर्मूला पड़ा है? 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, बिल्कुल पड़ा है। पर यहां फिर नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होती? 2n होती। अभी n टर्म से 2n तक जाएगा ना वो, तो फिर तो क्या हो जाता फॉर्मूला, 2n इंटू 2n प्लस 1 इंटू 4n प्लस 1, ऐसा। यस और नो, यस और नो, जवाब दो। Yes, sir. Yes, sir. मैं बोल रहा हूं कि अगर इसकी बीच की भी टर्म्स होती, 2 स्क्वायर 4 स्क्वायर 6 स्क्वायर और आखिरी में 2n का होल स्क्वायर, तो क्या कोई फॉर्मूला पढ़ा है हमने? 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। Yes, sir. समेशन ऑफ r स्क्वायर, यही तो होता है जो हमने पढ़ा है। कितनी बार आज भी यूज हुआ थोड़ी देर पहले, ये देखो बताता हूं अभी, ये देखो ऊपर, ये रहा, ये अभी तो यूज करा, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर, ये तो हमने पढ़ा है, पर बीच में इतनी सारी टर्म्स मिसिंग है। ठीक है, ये मेथड 1 के थ्रू मैं बता रहा हूं, मेथड 2 भी एक और होगी। तो क्या मैं इनको ऐड कर दूं ताकि फॉर्मूला बन जाए? जो भी मिसिंग टर्म है, क्या उसको मैं ऐड कर सकता हूं और फिर सबट्रैक्ट भी कर दूंगा? यस और नो? कोई चीज ऐड करूं तो फिर सबट्रैक्ट भी कर सकता हूं ना? Yes, sir. ठीक है, तो 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, क्या मैं उसको डायरेक्ट ऐसा लिख दूं? r स्क्वायर करके r गोइंग फ्रॉम 1 टू 2n, बोलो, माइनस 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर अप टू 2n का होल स्क्वायर। क्या इस टाइप से मैं पूरी इस सीरीज को लिख सकता हूं? मैंने इसको ऐड करा, इसको ऐड करा, इसको ऐड करा, इसको ऐड करा, ऐसा सबको ऐड कर दिया, तो सबट्रैक्ट भी कर दिया। और जब इसके साथ रख लूंगा मैं पूरी सीरीज के साथ, तो अब ये पूरी मेरी कंप्लीट सीरीज मिल रही बिना कोई गैप के, गैपिंग ऑफ नंबर से, और वो बनेगी 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर अप टू 2n का होल स्क्वायर। यहाँ पे 2n कर दिया ना मैंने। यस और नो? यस और नो? Yes, sir. ठीक है, तो अब इससे क्या बेनिफिट मिला? तो देखो अब यहाँ फॉर्मूला बन गया है, 1 से लेके 2n का सम। फॉर्मूला होता है n टर्म्स के लिए n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन में 6, अगर 1 स्क्वायर से शुरू होता है तो। यहाँ पे हमारा n हो जाएगा 2n, तो 2n, n की जगह 2n कर दो, 2n प्लस 1, और 2n प्लस 1 में जब n की जगह 2n रखूंगा तो 4n प्लस 1 हो जाएगा अपॉन में 6। यस और नो? Yes, sir. ठीक है, ये टर्म हो गए। सर अब ये बचे हुए टर्म्स का क्या करें? बेटा जी इसमें से भी कुछ कॉमन निकल रहा है, बताओ क्या? 2 स्क्वायर, और बचेगा क्या? 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर, 2 स्क्वायर बाहर निकालो, 3 स्क्वायर
आखिरी में से भी वो 2n का होल स्क्वायर 2 स्क्वायर बाहर हो गया तो n स्क्वायर। ओ तेरी, ये भी सर एक फॉर्मूला होता है? होता है, होता है, फिर से होता है फॉर्मूला। 2n इंटू 2n प्लस 1 इंटू 4n प्लस 1 अपॉन में 6 माइनस 2 स्क्वायर को तो 4 कर लिया, ये हो गया n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन में 6। 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर हमने पढ़ा हुआ है। अब तुम इसको सॉल्व तो कर सकते हो, कॉमन फैक्टर निकाल के फिर ऑप्शंस देख लेना। 4 ऑप्शंस मैंने तुम्हें दिए ही थे। हाँ स्मिथ, सही है तुम्हारा, वही आ रहा है। देख लो, यहाँ से सॉल्व करके भी देख सकते हो अब तुम। करना है क्या, मैं सॉल्व करूँ क्या कि कर लोगे? देखो 2n प्लस 1 कॉमन निकल रहा है, ठीक है। तुम चाहो तो इस 4 का भी 2 इंटू 2 लिख के 2n इधर से भी ले लो, तो 2n इंटू 2n प्लस 1 कॉमन निकल जाएगा। बचेगा क्या? अपॉन में 6 भी है, 6 भी कॉमन निकल गया। पहली टर्म में से 4n प्लस 1 माइनस एक 2 और बच गया ना, 2 इंटू 2 करके एक 2n तो ले लिया था। 2 टाइम्स ऑफ n प्लस 1, ये हो गया। तो अब इसको भी सिंप्लीफाई कर सकते हो क्या? बोलो। 4n प्लस 1 माइनस 2n माइनस 2, तो 4n माइनस 2n हो गया 2n, 1 माइनस 2 हो गया 1, तो 2n माइनस 1। 2n कैसे भी तुम्हें सॉल्व करना, तुम्हारी जैसी मर्जी, मैंने एक वे बताया तुम्हें, तुम कैसे भी इसको अब सिंप्लीफाई तो कर सकते हैं। फिर से एक फॉर्मूला बन रहा है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, क्या होता है? और ये 2 का 3 हो गया, बताओ बाई 3। 2n प्लस 1 इंटू 2n माइनस 1 को क्या लिखोगे? 4n स्क्वायर माइनस 1। तो इसी को हम फिर क्या लिख सकते हैं? nc स्क्वायर इंटू 4n स्क्वायर माइनस 1 बाई 3। और ये ही ऑप्शन में भी गिवन है। पूरा ही सॉल्व करके दे दिया मैंने तो तुम्हें, इतना तो तुम खुद भी कर सकते थे कैलकुलेशन। कॉमन फैक्टर निकाले ताकि कैलकुलेशन आसान हो, वरना तो सबको सिंप्लीफाई करोगे तो उलझ जाओगे, 3 टर्म्स को मल्टीप्लाई करोगे। जो कॉमन फैक्टर है उसको तो हम बाहर निकाल ही सकते हैं। एनी डाउट किसी को भी? ये था हमारा क्वेश्चन। क्या था इसमें? तुम्हें सम ऑफ द टर्म्स दिया था, तुम्हें स्क्वायर्स के सम ऑफ टर्म्स पूछे थे, ठीक है। तो सबसे पहले हमने टर्म्स का सम निकाला, मतलब वो तो दिया ही था cn स्क्वायर, फिर हमने उससे टर्म निकाली और फिर टर्म का स्क्वायर कर दिया, क्योंकि तुम्हें टर्म के स्क्वायर का सम पूछा था, समेशन मैंने लगा दिया, एक्सपांड कर दिया, 1 2 3 रख के समझा। तो उसमें देखा हमने कि कुछ टर्म्स मिसिंग थी, वो होती तो पूरी हमारी जनरल टर्म स्क्वायर्स का सम, हमने जो फॉर्मूला पढ़ा है कॉन्जिक्यूटिव स्टार्टिंग फ्रॉम 1, वो फॉर्मूला लग जाता, तो मैंने ऐड सब्ट्रैक्ट कर दिया, और सब्ट्रैक्ट वाले में से भी कुछ कॉमन निकल के जो टर्म्स बच रही उसका फिर से फॉर्मूला वही लग गया। बस पहले में 2n टर्म्स थी, दूसरे में n टर्म्स थी, कॉमन फैक्टर निकाला और फटाफट हम यहां तक पहुंच गए। यस और नो जवाब दो जल्दी। यस सर। यस सर। ठीक है, चल अब इसी के ना एक और मेथड भी है। अब इसकी एक और मेथड क्या है? इसके बाद ही जैसे अपन ने सम में यहाँ पे वैल्यूज रखी ना, तो ये तो एक वे हो गया, देयर इज वन मोर वे। एनसीईआरटी में ऐसे भी कई सारे क्वेश्चन है। इसको एक्सपांड ही कर दो, सी स्क्वायर को निकाल के इसको एक्सपांड ही कर दो, समेशन वैसे ही रहने दो। होल स्क्वायर को एक्सपांड करो, कितना होगा जरा बताओ? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 4n। होगा कि नहीं होगा बेटा? यस और नो? यस सर। क्या समेशन एडिशन में अलग अलग हो जाते हैं, एडिशन सब्ट्रैक्शन यस में? सर। और 4n Yes, स्क्वायर, sir. अब 4n स्क्वायर का भी 4 बाहर ही निकाल लो, जब मैं अलग कर रहा हूं तो 4 तो कांस्टेंट है, 4 बाहर हो गया, n स्क्वायर समेशन ऑफ 1 माइनस 4 को बाहर ही कर देते हैं, समेशन ऑफ n, क्योंकि वो 4 तो सभी में आने वाला है। 1 to n 1 to n, ये मेथड भी लिखना सब m2 इस स्टेप के बाद। अगर वो क्लिक नहीं होता है तो ये भी क्लिक कर सकते हो, पर वो पहला वाला ना कम कैंसलेशन, कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन कम हुई, क्योंकि वहां हमने सोचा 2 स्क्वायर 4 स्क्वायर ऐड करना। अगर नहीं सोच पाओ तो कैलकुलेशन करो, जैसे कि अलग अलग। अब इन तीनों को सॉल्व करो। सर कैसे करेंगे? क्या फॉर्मूला कुछ होता है 1 से लेके n का सम, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर? पहला देखो, बिल्कुल होता है, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन में 6। चलो 1 का n टाइम्स ऐड करोगे तो कितना होगा? n। 1 का n टाइम्स एडिशन करोगे तो n ही आएगा, माइनस 4 तो बाहर है, n का 1 to n करना है, मतलब n को 1 रखो, 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू n, ये भी पढ़ा है, n इंटू n प्लस 1 बाई 2। अब इस पूरे को एलसीएम लेके सॉल्व करो, यहां आप कैलकुलेशन होगी फिर,
ठीक है, पर अगर ये सोच लेते हो तो इससे कॉमन निकल के फटाफट हो गया। पर ये भी एक मेथड है, इसको जब पूरा सिंप्लीफाई करोगे तो वही आंसर आएगा, एलसीएम वगैरह लेना आ जाएगा। एनी डाउट? मेथड 2 भी याद रखना, एक्सपांड कर दिया, अलग अलग सबकी सीरीज रख दी। ऐसे क्वेश्चन तुम्हें एनसीईआरटी में बहुत मिलेंगे। एनसीईआरटी का स्पेशल सीरीज वाली जो एक एक्सरसाइज गिवन है मिसलेनियस के जस्ट पहले, उसमें ऐसे ही क्वेश्चंस है, तुम अटेम्प्ट कर सकते हो आज की क्लास के बाद। सब में जनरल टर्म निकालो, एक्सपांड करके समेशन को अलग अलग कर दो। समेशन कैन बी सेपरेटेड इन एडिशन सब्ट्रैक्शन, ठीक है। या ये वाले कॉन्सेप्ट पे भी है क्वेश्चन, आरडी में भी ऐसे क्वेश्चन दिए 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, अगर ऐसी सीरीज बनती है तो ऐसे ऐड सब्ट्रैक्ट तुम सोच सकते हो लॉजिकली। कुछ और भी मैं क्वेश्चंस करवाऊंगा आगे बाद में। एनी डाउट? क्या आप तुम कर लोगे एनसीईआरटी में ऐसे स्पेशल सीरीज के क्वेश्चंस? ये वाले, ये जनरल टर्म बना के इस टाइप से सॉल्व करना या इस टाइप से सॉल्व करना मेथड 1 के थ्रू। और आईआईटी के क्वेश्चन को हमने कैसे करा, क्लियर हुआ सबको? 2009 का क्वेश्चन था ये, 2 मेथड से मैंने। यस सर। आगे बढ़ सकते हैं कि नहीं? यस सर। चलो, कितने क्वेश्चंस हो गए टोटल? 1 2 3 5। 5 चलो 5 सर। 4 और बचे हैं, पूरा लेक्चर आज इसी में निकल जाएगा, बट कोई नहीं, वैसे भी क्वेश्चंस तो करवाने ही थे। अब हम जो करेंगे वो एडवांस 2013 का क्वेश्चन करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है भाई? क्वेश्चन नंबर 6 लंबा चौड़ा सा है एक। ये भी हुआ, कुछ बच्चों से ये भी क्वेश्चन हुआ है, अच्छा लगा मुझे। ये आईआईटी जेई का क्वेश्चन है। अब जो मुझे भेजते मैं तो उन्हीं की बात करूंगा, अब कोई कर भी लेते और मुझे नहीं भेजते तो आई डोंट नो कि उनसे बना कि नहीं बना। अ पैक कंटेन्स n कार्ड्स नंबर्ड। मेंटल एबिलिटी का क्वेश्चन है देखा जाए तो, ये 10th क्लास का बच्चा भी कर सकता है, नंबर 1। एंड नंबर 2, ये एनटीएससी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है अब आगे इन फ्यूचर, तो तुम देख सकते हो जो आईआईटी जेई में आया हुआ है, पर 10th लेवल का क्वेश्चन है ये, फ्रॉम 1 to n। इसमें कुछ भी कॉन्सेप्ट नहीं लगेगी 11th की, पर मेंटल एबिलिटी का है। 2 consecutive numbered cards are removed from the pack removed from the pack, and the sum of numbers on the remaining cards is 1 2 2 4, full stop. If the smaller of the numbers on the removed cards is k, then k minus 20 is equal to। पिछले वाले क्वेश्चन में मेथड 1 मेथड 2 दोनों लिखना था, ये तो मैं ठीक है नोट्स में। चलो खैर, अब आते हैं हम इस क्वेश्चन पे। A pack contains n cards numbered from 1 to n. 2 consecutive numbered cards are removed from the pack and then blah 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 blah। कैसे करेंगे तो जरा समझते हैं इस क्वेश्चन को। जैसा बोला जा रहा है वैसा मैथमेटिकल इक्वेशन लिखो, जैसे तुमने बचपन में 9th क्लास में लीनियर इक्वेशंस पढ़े होंगे, बस उसी टाइप से इक्वेशन बनाते थे वर्ड प्रॉब्लम की, वैसे ही हम यहाँ करेंगे। एक पैक में n कार्ड से 1 से लेके n तक, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 अप टू n, ठीक है, ये दिया हुआ है। 2 consecutive numbered cards are removed, जिसमें से स्मॉलर कार्ड बोल दिया है कि कौन सा k है, और consecutive रिमूव हुआ है, तो एक k तो दूसरा k+1। क्या ऐसा बोल सकता हूं? Yes, sir. और अगर ऐसा बोल सकता हूं k और k+1, तो अब क्वेश्चन को कैसे आगे डील करेंगे अब अपन? ठीक है, ये 2 नंबर है k और k+1, ये रिमूव करे हैं, ठीक है। तो मुझे बताओ, उन्होंने बोला कि सम ऑफ द नंबर्स ऑन द रिमेनिंग कार्ड इज 1 2 2 4, ठीक है। तो टोटल सम कितना होता अगर मैं इन 2 को रिमूव नहीं करता तो?
टोटल n minus हाँ कितना होता टोटल सम 1 2 2 4 plus k plus 1. तुम क्या बोल रहे हो मुझे पता नहीं, शायद तुम यही बोल रहे हो अगर मैं रिमूव नहीं करता तो यही होता ना सम सब कार्ड्स का। अरे बेटा 1 प्लस 3 अप टू n, मैं तो यही पढ़ता आ रहा हूँ 10वीं क्लास से, तुम्हें हजारों बार बता दिया है। अगर तुम ये फॉर्मूला भी अभी नहीं बोल पा रहे हो तो आई कांट डू एनीथिंग, ठीक है। ये होता है फॉर्मूला। अब ये तो पूरा सम हो गया, पर तुम्हें जो सम दिया है वो कौन सा सम दिया है? इन दोनों कार्ड्स को रिमूव करके दिया हुआ है। टोटल मुझे पता है, इन दोनों का सम कितना हो जाएगा 2k प्लस 1। और अगर मैं इसको रिमूव कर दूं, अगर वो दोनों कार्ड्स रिमूव हो गए तो उनका सम भी रिमूव हो जाएगा, ठीक है। ये कर दिया रिमूव, तो वो किसके बराबर होगा 1 2 2 4। एनी डाउट टिल हियर यू कैन आस्क yes or no, yes or no, yes or no। फिर 2k minus 1 कैसे है? 2k minus 1 कहीं पे भी नहीं आया बेटा, मुझे तो 2k plus 1 दिख रहा है। तुम्हें कहाँ दिख रहा है? मेरी आंखें खराब हो रही है। तो वो कैसे आए 2k plus 1 ये पूछ रहे हो? ये देखो बेटा k plus 1 मिलके बनता है 2k plus 1। अगर मैं 3 और 4 नंबर वाले ऐसे पत्ते हैं दो जिसपे 3 नंबर लिखा है, एक पे 4 नंबर लिखा है, अगर वो दोनों को हटा दूं तो कितना सम रिड्यूस हो जाएगा? 7 रिड्यूस होगा ना बेटा, समझ आता है? तो उसी तरीके से k और k प्लस 1 वाला पत्ता अगर हमने हटाया तो कितना सम कम हो जाएगा? 2k प्लस 1, उनको ऐड करके हटा दो। 8-9 क्लास के बच्चे की तरह सोचो तो समझ जाओगे। तो ठीक है, तो ये मैंने रिमूव कर दिया, तो ये मेरा ओवरऑल में से मैंने 2k प्लस 1 हटा दिया। अब मेरे पास ये टर्म आ गई। इसके बाद देखो अब अटक गए मैं, क्यों? क्योंकि मेरे पास फिर से देखो इक्वेशन एक है बट वेरिएबल 2 है। क्या हमने इस टाइप के कुछ क्वेश्चंस पहले करे हैं जहां इक्वेशन एक होती है वेरिएबल 2 होते हैं? कुछ याद है किसी को? जो पढ़ते हैं, हम इतने महीनों से पढ़ते आ रहे हैं, किसी ने ऐसा कोई देखा था कोई चीज जब मैंने तुम्हें बताया था where there is one equation and 2 variables still we can solve because they are integers और natural number? क्या ऐसा कुछ पढ़ा था? और हिंट देता हूं, क्वाड्रेटिक चैप्टर में कोई ऐसी चीज पढ़ी थी जहां पे अल्फा बीटा 2 वेरिएबल थे बट इंटीजर्स बोले थे? और तभी मैंने बताया था कन्वर्ट द न्यूमरेटर इन द फॉर्म ऑफ डिनोमिनेटर कर करके अलग अलग रखो और फिर रखो। कुछ याद आ रहा है? और जिन पे याद नहीं आ रहा है बेटा उनका एकदम पुअर रिवीजन है, एकदम बेकार। तुम कुछ मत करो नई चीज, बस मेरे क्लास नोट्स को 1000 बार पढ़ो। मैं फिर कह रहा हूं वो मस्ट है। तुम दुनिया की कोई भी चीज पढ़ लो, पर अगर नोट्स नहीं पढ़े यू कांट क्रैक एनी ऑफ द एग्जाम ऑफ दिस वर्ल्ड। कोई से भी तुम एग्जाम क्रैक नहीं कर सकते हो अगर तुम नोट्स पे ध्यान नहीं दे रहे हो तो, ठीक है? क्योंकि ये बहुत सिलेक्टेड वेराइटीज करवा रहा हूं मैं जो फ्रीक्वेंटली पूछी जाएगी एग्जाम्स में, और अगर यही याद नहीं है तुम्हें वो क्वेश्चन तुरंत क्लिक होना चाहिए। जितने भी बच्चे मुझसे पढ़ के आईआईटी गए ना, उनको तो मैं क्वेश्चन अगर कोई पढ़ाया मैंने 2 महीने बाद अगर उसकी जरा से भी क्लिकिंग देता हूं ना, हिंट देता हूं कि क्या कुछ ऐसा पढ़ा है, तो बच्चे पूरा फ्लैशबैक बता देते हैं, सर वो ऐसा क्वेश्चन था, सर ऐसा बना, ये ऐसा बना और फिर मेरा आंसर आ गया। ठीक है, इतना स्ट्रॉन्ग रिवीजन होना चाहिए चीजों का। आई डोंट नो तुम किस तरीके से हैबिट है में है तुम्हारी। 10 घंटे पढ़ो, 15 घंटे पढ़ो, वो सब वेस्टेज है, सब वेस्टेज है। अगर तुम 10 घंटे भी पढ़ रहे हो, अगर तुम्हें चीजें याद नहीं आ रही है जो हमने पढ़ी है, तो सब वेस्टेज है। मैं तो ये मानता हूं, क्योंकि अगर अभी क्लिक नहीं हो रहा है, तुम ही बताओ कि एग्जाम में क्लिक होगा? फिर बिल्कुल भी नहीं होगा क्लिक, पढ़ने के बावजूद भी। ठीक है, तो नंबर ऑफ आवर्स डजंट मैटर। कोई 2 घंटे भी पढ़ता है, ठीक है, कोई 10 घंटे भी पढ़ता है, ठीक है, कोई 6 घंटे भी पढ़ता है, ठीक है, पर जो पढ़ते हो बेटा वो याद रखो दिमाग में, वरना कोई काम का नहीं है जो भी तुम पढ़ रहे हो। ठीक है, चलो खैर, ये तो हो गया हमारे पास, ये इक्वेशन आ गई। n into n plus 1 by 2 minus 2k plus 1 is equal to 1 2 2 4। अब क्या करें? ठीक है, इसमें ना कुछ कुछ चीजें और भी है इंपॉर्टेंट जो शायद तुम सोचो तो तुम्हें समझ में आ जाएगा। हाँ, मुझे बताओ कि के जो है के, वो कभी भी किससे बड़ा नहीं हो सकता? सोच के बताओ,
k हमेशा किस चीज से छोटा होगा, या मैक्सिमम कितनी हो सकती है k की वैल्यू, मिनिमम कितना हो सकता है k? अरे राम, 0. क्या पता क्या पढ़ते हो तुम, क्या सोचते हो तुम, मुझे भी नहीं पता, तुम्हारा दिमाग तो। बेटा 1 2 3 ऐसे मेरे पास 9 n नंबर्स है मेरे पास टोटल, ठीक है। उन n नंबर्स में से सबसे छोटा नंबर क्या होगा स्मिथ? बिल्कुल सही, मिनिमम 1 होगा। अरे जब तुम कोई नंबर पिकअप करोगे तो सबसे छोटा नंबर कौन सा पिकअप कर सकते हो? 1 से लेके n में बेटा 1, ठीक है। बट हमेशा n से छोटा ही होगा, क्यों? अगर तुमने आखिरी पत्ता उठा लिया तो उससे बड़ा नंबर k+1 कहां से लाओगे? तो अधिकतम k कितना हो सकता है? एटमोस्ट n-1, ठीक है। ये तो तुम थोड़ा सा भी IQ लगाओगे तो भी पता चल जाएगा। मतलब क्या बोलूं मैं, इससे इजी कोई और क्वेश्चन नहीं हो सकता था कि k की क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है। तो k कभी भी 1 से छोटा नहीं हो सकता, और k कभी भी n-1 से बड़ा तो कभी नहीं हो सकता, ऑब्वियसली नहीं होगा, ठीक है। चलो ये तो एक पॉइंट हो गया। उसके बाद अब हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। क्या तुम इसमें से k निकाल के दे सकते हो मुझे k? क्योंकि k के ऊपर ही क्वेश्चन है। 2k+1 को उधर ले गया, इसको सब्ट्रैक्ट कर देता हूं उधर ले जाके, -1224 ये आ गया, ठीक है। एलसीएम लो, एलसीएम लो। 2k+1 इज इक्वल टू n इंटू n+1 माइनस 1224 इंटू 2 बताओ कितना होता है? 2448. 2448। क्या अब इसमें से k निकाल के दे सकते हो मुझे, या पहले से ही, अगर चलो ये नहीं भी लिखते इसको वैसे ही लिखे रहने दो क्योंकि और सिंप्लीफाई हो रहा है। n इंटू n+1/2, इसको ऐसे ही रहने देते हैं, ये 1 को उधर ले जाओ, मैं तो k निकालना है ना। तो 2k इज इक्वल टू 1224 माइनस 1 ये हो गया 1225, ओके। 2 से डिवाइड भी कर दो, n इंटू n+1/2 माइनस 1225/2। अब बताओ ये वैल्यू किसके बराबर होगी? n इंटू ये बाय 4 हो जाएगा, ठीक है। तो एलसीएम लूंगा तो बाय 4 ही आएगा, यहाँ 2 जाएगा। 1225 इंटू 2 कितना होगा? 1225 इंटू 2 एलसीएम लेंगे तो 2430 24 कितना बोला जरा वापस? 50। मुझे 30 सुनाई दे रहा था। 2450 ये आ गया, ठीक है। इससे ज्यादा हम और सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, ठीक है। मैंने उस समय भी अल्फा बीटा में बताया था किसी भी एक वेरिएबल को दूसरे की टर्म्स में निकालो, हम यहां तक तो पहुंच गए, ठीक है। उसके बाद मैंने तुम्हें एक चीज उस समय बताई थी, फिर कन्वर्ट द न्यूमरेटर इन द फॉर्म ऑफ डिनोमिनेटर, उसको तोड़ो। पर यहाँ पे तो अब क्या तोड़ोगे? ये इससे ज्यादा सिंप्लीफाई तो होगा ही नहीं, क्योंकि नीचे तो कोई वेरिएबल टर्म ही नहीं है n, जिसको मैं उससे डिवाइड करके अलग अलग करता, तो हम यहां तक आके हम फंस गए। तो बस हमें इतना ही करना था इस क्वेश्चन में, क्योंकि अब हम लॉजिकली क्वेश्चन को क्रैक कर सकते हैं। कैसे? तो जरा समझते हैं, ठीक है। k हमें पता है कि 1 या 1 से बड़ा होगा और n-1 या n-1 से छोटा होगा, ये याद रखना। अब हम n की वैल्यू रखना शुरू करते हैं। k कभी नेगेटिव हो सकता है क्या? जवाब दो। नो सर. No. नहीं हो सकता, No. नंबर ही मेरे पास 1 to n है, ठीक है। क्या 0 हो सकता है क्या? नो नहीं हो सकता। नो सर. तो n की वैल्यू कौन सी इनिशियल मुझे स्टार्ट रखनी चाहिए यहाँ पे? बताओ। 1. अरे बेटा 1 पे तो बेटा नेगेटिव आ रहा है के बोलने के बावजूद भी वही बोल रहे हो। बेटा k इक्वल टू 2, n इक्वल टू 2 पे k नेगेटिव आएगा कि नहीं आएगा? n की वैल्यू पूछ रहा हूँ, n की वैल्यू क्या रखोगे? n की वैल्यू मिनिमम, सोचो दिमाग लगाओ, कौन सी मिनिमम? बहुत टफ नहीं है। 1 नहीं रख सकता, 2 नहीं रख सकता, 3 नहीं रख सकता, सोचो कहां से शुरू होगा? 20 रख के देख लो। चलो मैं ही बता देता हूँ, ऐसे ही दिख रहा है। 20 रखूंगा मैं। 50 से बड़ा होना चाहिए ना। हाँ बड़ा होना चाहिए। तो अगर मैं ऐसी तुक्के में n को 20 रखता हूं तो 20 इंटू 21 होता है कितना? होता है 20 इंटू 21 कितना हो रहा है? सर n50 होगा. ये भी बहुत ज्यादा हो रहा है। 2450 के लिए हमें कितना लेना पड़ेगा फिर?
क्योंकि ये तो अपना 21 into 2 420 हो रहा है, ये तो 2450 पे जाना है मुझे। तो और बताओ 50 रख के देखे, 50 50 into 51 बताओ। 2550। 2550, हाँ देखो ये मुझे मिल गया। एक बार 49 रख के देखो, n को हमने यहाँ पे 50 रख के देखा, n को 49 रख के वैल्यू बताओ। 2450। 2450 आ रहा है, एग्जैक्ट ही आ रहा है। पर क्या फिर भी मैं n को 49 रख सकता हूँ? नहीं रख सकता, No, 0 no. ना हो सकता है। तो हम कहां से शुरुआत करेंगे रखना? n इक्वल टू 50 से। और अब यहां से हमारा क्वेश्चन शुरू होता है। इतना तो सोच सकते हो, ये कोई हमने हिट एंड ट्रायल नहीं करा, हमें बस 2450 से बड़ा रखना था। और n इज अ नेचुरल नंबर, n मेरा 1 to n जा रहा है, तो n की कंडीशन है 1 से शुरू होगा वो। ठीक है, तो हमने देखा 50 पे आके k पॉजिटिव हो पाएगा क्योंकि k हमारा ये है। ठीक है, तो अगर मैं n को 50 रखता हूं तो मुझे k कितना मिलेगा? 2550 माइनस 2450 अपॉन में 4। k कितना आएगा बेटा? 25। बिल्कुल सर, 25 आएगा। 25 आएगा ना? Yes. Yes, sir. ठीक है, तुम देख सकते हो 100 बचेगा 2550 को 2450 से सब्ट्रैक्ट करते हैं तो, और 100 अपॉन 4 होता है 25 आ गया। ठीक है, चलो ये तो एक पॉसिबल पॉइंट है। पर सर ऐसा क्यों? अभी तो हम 51 भी रख सकते, तो कोई बात नहीं, जरा 51 रख के बताओ। 51 into 52 कितना होगा? अगर n इक्वल टू 51 रखता हूं, एक तो मिल गई मुझे वैल्यू पॉसिबल। 51 into 52 कितना होता है? सर के इंटीजर नहीं आएगा 50। बिल्कुल, ये पॉसिबल ही नहीं है। एक बार n को 52 रख के देखो, n को 52 रखो, n 52 है तो k कितना आएगा? रख के बताओ। सर 680। सर वापस कितना? इंटीजर नहीं है। नहीं यार, k इंटीजर नहीं आ रहा है, कितना आ रहा है फिर भी अप्रोक्सीमेटली? 76.5। 76.5। ठीक है, क्या मैं आगे चेक करूं? भले ही इंटीजर आए पर फिर भी मैं चेक नहीं करूंगा। रीजन, वैल्यू बढ़ते जा रही है k की, बट क्या k कभी भी n-1 से बड़ा हो सकता है? क्या हो सकता है? क्या हो नहीं हो सकता। सकता है? तो अपन तो कितना बड़ा ले आए k को, तो आगे कुछ चेकिंग करनी है क्या? कुछ भी No, चेक sir. तो सिर्फ एक ही पॉसिबल मेरे पास है, इसलिए मैंने 1 से लेके n-1 तुम्हें बोला था। ठीक है, k कैसे n से बड़ा होगा? 1 to n तो नंबर ही है मेरे पास, और k एक पत्ते का नाम नंबर है, तो नंबर n से बड़ा तो हो नहीं सकता। और n-1 n भी नहीं हो सकता है, मतलब क्यों? क्योंकि k और k+1 हमें उठाना है, तो अगर k n उठा ले तो n+1 कौन सा पत्ता है ही? तो k मेरा 25 आ गया। तो आंसर क्या हो जाएगा? फिर तुमसे पूछा था k -20, तो 25 - 20 इज इक्वल टू 5। तो ये मेरा आंसर हो गया। ये 2013 का क्वेश्चन था, कुछ नहीं था इसमें, कुछ भी नहीं। सर मेंटल वो एबिलिटी समझ आया, हम n50 के अलावा क्यों नहीं ले पा रहे थे। बेटा n की वैल्यू रख के देखी तुमने? सर वो इंटीजर नहीं आ रहा है वो पता चल गया, पर उसके नहीं, बाद तुम क्यों निकालो नहीं तो भी देखा? निकालो। मान लो इंटीजर भी पॉसिबल नहीं, मतलब इंटीजर बगैर भी पॉसिबल होता, तो जरा वैल्यू बताओ मुझे। 51 पे मुझे k की वैल्यू निकाल के बताओ। तुम खुद ही बोलोगे अरे हाँ सर नहीं हो सकता। मान लो कि नॉन इंटीजर भी पॉसिबल होता तो भी मैं पिकअप नहीं करता। 51 या 52 रखो, एक बार 52 रख के देख लो। 52 पे कितनी आई वैल्यू बताओ? 76.5। क्या कभी भी k 76.5 हो सकता है अगर n 52 है? तो ये देखो बेटा, ये आओ। हाँ ओके सर, नहीं 53 रखो, 54 रखो, कभी भी पॉसिबल नहीं हो पाएगा। k को तो n-1 से छोटा रहना है, ये तो बढ़ गया है, अब तो वैल्यू और बढ़ते जाएगी। ठीक है, बढ़ते जाएगा ना, इंक्रीजिंग फंक्शन है, n की वैल्यू बढ़ाओगे तो बढ़ता जाएगा। तो मेरे Yes, पास सिर्फ sir. एक ही पॉसिबल वैल्यू। ठीक है, तो ये एक सब्जेक्टिव अप्रोच है ये जो हमने देखा, और ऐसे क्वेश्चन तुम्हें पीआरएमओ में मिल सकते हैं, 10th क्लास के एनटीएससी एग्जाम में मिलते हैं, जो आईआईटी जेईई 2013 में आया। फिर भी कोई किसी को डाउट? नो सर। चलो, ये हमारा क्वेश्चन हो गया, एंड इट इज अ सब्जेक्टिव अप्रोच। और सबसे बेस्ट अप्रोच बताइए मैंने तुम्हें, और सबसे आसान। मैं फिर कह रहा हूं, जब ये मैंने दूसरी बैचेस में दिया था तो बहुत सारे बच्चों ने इसका आंसर निकाला, बट उन्होंने बहुत सारे
डिफरेंट और बहुत लेंथी मेथड्स लगाई, 3-3 4-4 पेज भी भर दिए थे, पर मेरे ख्याल से मेरी मेथड ने भी उन्होंने एक्सेप्ट करा कि सर ये सबसे इजीएस्ट मेथड बताई आपने, और ये भी कंफर्म होगा कि इसके अलावा कोई और पॉसिबल नहीं है। ठीक है, चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 7th वन। ठीक है, अब हम आते हैं 7th पे, टाइम भी होने वाला है, जल्दी से देख लेते हैं। ये mod x लेस देन 1 वो तो सब ठीक है। ये जो क्वेश्चन है ना नेक्स्ट, वो पता है कौन सा क्वेश्चन है? इस साल के जेई मेंस का क्वेश्चन है, इस साल के, अभी सेकंड फेज में ही आया है जस्ट। ठीक है, अभी अभी लेटेस्ट क्वेश्चन है ये तो, जो जेई मेन में आया है, और ऐसे क्वेश्चन जेई मेन में आते हैं, तुम देख लो। और ये आरडी शर्मा लेवल का ही क्वेश्चन है, नॉट ऑफ सिंगेज लेवल। हालांकि सिंगेज वगैरह में तो तुम्हें मिल जाएगा, डिट्टो सेम क्वेश्चन तुम्हें सिंगेज में मिल जाएगा। हाँ जी बोलिए सर। ये जो आप सम दे रहे हो वो मतलब कौन से चैप्टर का है? बेटा ये सब सीक्वेंस सीरीज चैप्टर का है। नहीं सर, ये वाला सबसे नया वाला सीक्वेंस सीरीज का ही है बेटा, ये सब सीक्वेंस सीरीज। अभी अपन चैप्टर कौन सा पढ़ रहे हैं? मैंने उसी के क्वेश्चन दिए तुम्हें, जो चैप्टर पढ़ रहे हैं ना उसी के क्वेश्चन से ये सब। x प्लस वाई, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, इजी है। बहुत सारे बच्चों ने, मतलब तुम्हारी बैच से तो नहीं पर दूसरी बैचेस में बहुत सारे बच्चों ने मुझे ये करके दे दिया था। ठीक है, इसमें क्या करना है, तो इसमें बहुत सारे तरीके से तुम क्वेश्चन को देख सकते हो, पर तुम्हारा अगर एक थॉट, एक माइंड व्यू, एक माइंड सेट करना है कि कैसे देखें इन क्वेश्चंस को, तो एक चीज मैं तुम्हें पढ़ा देता हूं ताकि तुम इस क्वेश्चन को करेक्ट अप्रोच से देखो आप आगे जाके, ताकि आज तो नहीं बना पर आगे जरूर बने। ठीक है, x रेस टू n माइनस y रेस टू n, क्या होता है x रेस टू n माइनस y रेस टू n? किसको पता है? नहीं पता है? चलो a क्यूब माइनस b क्यूब बता दो क्या होता है, तो वो मैं लिख दूंगा। कितना होता है बेटा? x माइनस y, x माइनस y इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ये मेरे ख्याल से सबने पढ़ा है। तो क्या कोई पैटर्न समझ में आया इस फॉर्मूले को देख के? xn प्लस yn माइनस n xy। नहीं 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 नहीं, वैसा कुछ नहीं। तुम देखो यहाँ पे x माइनस वाई तो आएगा ही आएगा। उसके बाद देखो पावर 3 से एक x आ गया है, तो एक 2 यहाँ पे आया, एक कम हुआ है, बिल्कुल सही, x रेस टू n माइनस 1। फिर देखना उसके बाद x की पावर और घट गई, और अब y की पावर बढ़ना शुरू हुई है। अब y की पावर बढ़ना शुरू हुई है तो पहले तो y आएगा, फिर थर्ड टर्म x रेस टू n माइनस 3 इंटू वाई स्क्वायर, x रेस टू n माइनस 4 इंटू वाई क्यूब, अप टू आखिरी टर्म कितनी होगी? आखिरी टर्म में से x गायब हो जाएगा डिक्रीज होते होते, और y की पावर मुझे मिल जाएगी n माइनस 1। क्या बनाना बहुत टफ था? डिक्रीज हो रही है ना बेटा, 2 1 के बाद 0 हो गई पावर। ऐसे ही n पावर कैसे बनेगी? यहाँ पे n है तो n माइनस 1, क्योंकि एक x ऑलरेडी आ गया है, n माइनस 1, n माइनस 2, n माइनस 3, कहां तक जाएगा? आखिरी 0 पावर तक। और y की पावर कैसे चल रही है? 0 1 2 3 अप टू कहां तक जाएगी? n माइनस 1। इतना क्लियर है कि नहीं? यस और नो? जल्दी से जवाब। यस सर। क्या रिपीट करूं बेटा? क्या रिपीट करना है बोलो? देखो इधर ये वाला देखो, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब में क्या पैटर्न मिल रहा है? पैटर्न बताओ। पावर एक्स की कैसी गई जब यहां 3 था तो? डिक्रीज हो रही है। और वाई की कैसी हो रही है? 0 1 2। ठीक है, अब देखो ये फॉर्मूला आप समझ आ जाएगा। ठीक है, कभी भूलोगे तो नहीं, अब मत भूलना। ये क्लिकिंग फैक्टर है, तुम देख सकते हो ये मैं क्यों पढ़ा रहा हूं। तुम देख रहे हो ये ऊपर की टर्म्स? अरे कुछ समझ आ रहा है कि अभी भी नहीं आ रहा है? ये मैंने क्यों? यस सर, x की डिक्रीज कर रही है और y की इंक्रीज कर रही है। हाँ, तो ये हमारा इन टाइप के फॉर्मूले से रिलेटेड है। वैसे तो डायरेक्ट भी मैं एक चीज बताऊंगा तो बच्चों ने सोच लिया था, ये नहीं भी पता होता तो भी, बट स्टिल मैं तुम्हें, मतलब मैंने बताया ना, एक थॉट प्रोसेस डेवलप करवा रहा हूँ। ऐसे ही अगर मैं x रेस टू n प्लस y रेस टू n पूछो तो, बट इसमें कंडीशन होती है कि n शुड बी ऑड। ओके, जैसे कि x क्यूब प्लस वाई क्यूब, क्या होता है बेटा x क्यूब प्लस वाई क्यूब? ये भूलना मत अब, एक्सपांशन। सर x रेज टू n प्लस माइनस y रेज टू n में कंडीशन नहीं होगी?
नहीं, उसमें कोई कंडीशन नहीं, उसमें ऑड इवन दोनों चलता है। जैसे अपन देखते हैं ना ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वहां पे तो हमेशा चलता है। पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कोई फॉर्मूला नहीं होता ना, होता है पर वो इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स में जाता है। अभी हम कॉम्प्लेक्स कुछ नहीं पढ़ रहे हैं। ओके, तो ये होता है फॉर्मूला। तो कोई बताएगा अब क्या होगा? यहाँ पे एक x प्लस वाई तो आएगा। याद रखना n शुड बी ऑड, मैं बार बार बोल रहा हूं। इवन पावर में वी कांट एक्सप्रेस इन फैक्टर्स इन रियल नंबर्स। बताओ क्या होगी टर्म? कोई सोच पाएगा? सर ऑल्टरनेट नेगेटिव आएगा। हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। अल्टरनेट प्लस माइनस चलेगा, बाकी सब कुछ सेम है। माइनस एक्स रेज टू n माइनस 2 y प्लस एक्स रेज टू n माइनस 3 y स्क्वायर माइनस एक्स रेज टू n माइनस 4 y क्यूब। और देख सकते हो आखिरी में प्लस ही आएगा, क्योंकि यहाँ पे भी ओवरऑल प्लस ही है। तो ये डॉट 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 आखिरी टर्म हो जाएगी मेरी y रेज टू n माइनस 1। एनी डाउट? एनी डाउट? ठीक है, ये हो गया हमारा फॉर्म। तो क्या अब हम इस 7th क्वेश्चन की अप्रोच तुम्हें अगर समझ में आ गई है तो कोई मुझे बताएगा? देखो दो तरीके हैं। सबसे एक तरीका है तो x माइनस वाई से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो। कैन वी डिवाइड इट? क्या हम पूरे सीरीज को x माइनस वाई से डिवाइड कर सकते हैं? उससे क्या बेनिफिट मिलेगा? जैसे ही मैंने x माइनस वाई से मल्टीप्लाई डिवाइड करा तो पहला बन जाएगा x माइनस वाई एक्स प्लस वाई, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। दूसरा बताओ x माइनस, मैंने तभी बोला ना ये नहीं पता होता तो भी सोच सकते थे, बट एक थॉट प्रोसेस डेवलप हो गई अब तुम्हारी कि एक x माइनस वाई की कमी हो रही है पूरी सीरीज में। दूसरे में बताओ x माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। जिसको भी a क्यूब माइनस बी क्यूब आता ना वो ये क्रैक कर सकता था, क्योंकि a क्यूब माइनस बी क्यूब के एक्सपांशन में ये टर्म आती है। ये थिंकिंग प्रोसेस थी जिसके लिए मैंने चैलेंजिंग क्वेश्चन दिया था। तो अगला वाला तुम खुद ही सोचते फिर, अगर दो में पैटर्न मिल जाता तो 100%। नेक्स्ट क्या होगा? यही होगा क्या? लिख के बताऊं क्या इसका एक्सपांशन? x माइनस वाई एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब। डिक्रीज होगी ना पावर, देख लो यही आ रही है। यस सर। ठीक है, और ये सीरीज कहां तक जा रही है हमारी? इंफिनिटी तक जा रही है। और तुम्हें दे दिया था कि मॉड एक्स और मॉड वाई दोनों लेस देन 1 है। मॉड एक्स एंड मॉड वाई दोनों लेस देन 1 है, ताकि वो कॉमन रेशियो हमारा डिफाइंड हो जाए इनफाइनाइट जीपी। लेस देन 1 इक्वालिटी भी नहीं चलती। ठीक है, अब मुझे बताओ क्या ये दो अलग अलग जीपी बन रही है ब्रैकेट्स की? ये अप टू इंफिनिटी, ये अप टू इंफिनिटी इकट्ठा कर ले। अगर अभी भी क्लिक नहीं हो रहा है तो अप टू इंफिनिटी माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब अप टू इंफिनिटी। इतना क्लियर है? यस और नो? यस सर। तो मुझे बताओ ये एक जीपी है तो a अपॉन 1 माइनस आर, कॉमन रेशियो x है। अब तुम कर सकते हो कॉमन रेशियो तो, ठीक है। और इसकी फर्स्ट टर्म वाई स्क्वायर है a अपॉन 1 माइनस आर। ये हमने इनफाइनाइट जीपी का फॉर्मूला लगाया। क्या आगे भी सिंप्लीफाई करके बताऊं कि तुम खुद हिम्मत करोगे और 4 ऑप्शन से फिर क्रॉस चेक कर लेंगे? ये तुम कर लेना आप, ठीक है। अब इसके बाद टाइम तो क्योंकि हमारा हो गया है, आखिरी क्वेश्चन और है। आखिरी क्वेश्चन को तुम एक्सपांड करना, जो एक क्वेश्चन और बाकी है उसको दो क्वेश्चन बचे हुए हैं, नहीं तीन बचे हुए हैं। तो इसके बाद वाले क्वेश्चन को तुम एक्सपांड करना, जो -1 रेज टू k इंटू k प्लस 1/2 है। ये भी IIT JEE का 2014 या 15 का क्वेश्चन है, ठीक है। इसको तुम एक्सपांड करना, फिर उसकी 4 टर्म्स को देखना एक बार, शायद तुम्हें कोई पैटर्न मिले। और आखिरी में वैसे ही करना जैसे आज अपन ने वो करा ना, नंबर्स रिमूव वाला। करा कि नहीं करा? आज अपन ने एक नंबर से रिमूव हो जाएंगे तो yes, k क्या होगा? स्मॉलर। उसमें अपन ने हिट एंड ट्रायल वे में थोड़ा सा सोचा। तो यहाँ पे भी तुम n की कोई वैल्यू रख के देखना कि 4 ऑप्शन में कौन सा सेट हो रहा है। ये एक मल्टीपल करेक्ट है, लिखा भी है कैन टेक वैल्यू ब्रैकेट में s वैल्यूज। तो ये मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चन है। उसके बाद वाला ये क्वेश्चन है 2r अपॉन r⁴ प्लस r² प्लस 1, टर्म कैंसलेशन। नीचे वाले को तुम्हें फैक्टराइज करना और टर्म कैंसलेशन पे बेस्ड है, मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं बताऊंगा। इसके बाद वाला इफ द सम ऑफ द 3 नंबर्स इन जीपी, वो नंबर्स मान लेना कौन से? AR AR²। ये तो तुम कर सकते हो इस टाइप का, और फिर सॉल्व करना रहेगा। तो मैंने बाकी 3 क्वेश्चंस की तुम्हें हिंट दे दी है, ठीक है। वो तुम करना, नेक्स्ट क्लास में अपन वो करेंगे और भी बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे।
और अगर होगा तो एक आध चैलेंजिंग क्वेश्चन और ऐड ऑन करूंगा, बस एक आध ही करूंगा, क्योंकि ये 3 अभी तुम फिर से ट्राई करो, नहीं बनेगा तो मैं बताऊंगा इसी, वो कोई दिक्कत है ही नहीं, तुम बस अटेम्प्ट। सेकंड मेथड आप बाद में बताओगे? किसकी? इस वाले की? हाँ सर। इसकी सेकंड मेथड में कुछ है ही नहीं, यहाँ हमने जो मल्टीप्लाई डिवाइड करा ना, यहाँ तुम उल्टा चलो, ये वाली टर्म इस फॉर्मूले में दिख रही है, तो इस वाली टर्म को मैं क्या लिख सकता हूं? एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब अपॉन एक्स माइनस वाई। इस वाली टर्म को क्या लिख सकता हूं? एक्स रेज टू 4 माइनस वाई रेज टू 4 अपॉन एक्स माइनस वाई। तो एक्स माइनस वाई कॉमन निकल जाएगा पूरी सीरीज से, फिर अल्टीमेटली आएगा तो यही। समझ आया? वहां है इस फॉर्मूले से 2 टर्म जो आरएचएस में, उसमें एक एक टर्म नीचे ला के रेस्ट टर्म की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना है। ओके, और पहले में मैंने मल्टीप्लाई डिवाइड ही सोच लिया, क्यों? ए क्यूब माइनस बी क्यूब की ये टर्म होती है, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में एक फैक्टर होता है, उससे भी तुम सोच सकते थे। और ये अब सीरीज भूलना मत, स्टार मार्क करके बड़े बड़े अक्षरों में लिख लेना, ये एक्स रेज टू एन प्लस वाई रेज टू एन जब एन ऑड है, और एक्स रेज टू एन माइनस वाई रेज टू एन व्हेन एन इज एनी नेचुरल नंबर। ओके, ये एक्सपांशन कैसे पावर डिक्रीज हो रही है, इंक्रीज हो रही है, अल्टरनेट प्लस माइनस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो आज यहाँ पे यूज हुआ है जेई मेन में, आगे भी यूज हो सकता है, क्या पता आईआईटी में आए। तो एक क्लिकिंग फैक्टर है ये दोनों सीरीज, ठीक है? ये आता है 9 10 में, पर शायद तुमने नहीं देखी होगी, इसीलिए मैंने बता दिया तुम्हें। ओके, चलो खैर यही वाइंड अप करें अपन। इनको रिवाइज करना आज के लेक्चर को अच्छे से, आज बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करें, और अपकमिंग क्लासेस 2-3 क्लास में हम सिर्फ क्वेश्चंस ही करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। बट तुमसे रिक्वेस्ट ये है कि बेटा इनको रिवाइज करना, वरना ये पढ़ाना सब वेस्ट हो जाएगा। इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चंस कोई फायदा ही नहीं है, अपन कितने भी आईआईटी जेई के क्वेश्चंस कर ले, अगर तुम रिवाइज नहीं करोगे तो। ओके, यही एंड करें आज की क्लास। सर अटेंडेंस। हाँ हाँ, वही ले रहा था मैं, वही ले रहा था। चलो ठीक है, तो यही एंड करते हैं अपन आज की क्लास, ठीक है? थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। बाय सर, हैव अ नाइस डे। Thank you, sir. Thank Bye, sir. थैंक यू।